तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। एक्सपायरी का दिन है और बाजार है दबाव में। ग्लोबल बाजारों के हैं कमजोर संकेत और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी। तो आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी आएगी या फिर एक्सपायरी के दिन और दिखेगा दबाव? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या इन लेवल्स पर बाजार संभलेंगे या फिर यहां से कुछ और भी गिरावट के संकेत हैं और एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी। सर, पहले तो बताइए कि बड़ी बातें क्या हैं इस समय। दीप, देखिए ऊंचाई से बाजार अच्छे खासे फिसले और लगभग 250 अंक 250 अंक का ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। निफ्टी 12,025 का हाई बनाने के बाद 11,800 के नीचे तक। सेंसेक्स करीब ऊपरी स्तरों से 850 अंक फिसला है और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से लगभग 600 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में भी आपको नजर आएगा। ये है आपके लिए इस वक्त ऊपरी स्तरों से तेज मुनाफा वसूली जो हावी होती दिखी है और इस मुनाफा वसूली को लीड कर रहे हैं सुबह से आईटी शेयर। विप्रो के बाद अब यहाँ पर आज तगड़ी मुनाफा वसूली विप्रो में आती हुई दिखी है। ऊपरी स्तरों पर ज़बरदस्त बिकवाली आपको आती हुई नजर आएगी। तो आईटी शेयर काफ़ी कमज़ोर होते दिख रहे हैं और आईटी इंडेक्स 3% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। मेटल्स में जरूर चमक लौटती दिखी है और निफ्टी के 3 सबसे बड़े गेनर इस वक्त मेटल स्पेस से ही आपको दिखेंगे। यूरोप के बाजार 2.5% तक कमजोर हुए हैं और डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे, यानी कि ज्यादातर कमजोरी आपको जो नजर आएगी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चलते आपको दिखेगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो वही सवाल था सर एक्चुअली मेरा। ये ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से है, क्योंकि कल भी वीक ग्लोबल क्यूज़ के बीच में हमने होल्ड आउट करा था। तो ये क्या थोड़ा ग्लोबल इफेक्ट आ रहा है या फिर एक्सपायरी इफेक्ट है कि थोड़ा तो बाजार को फिसलना ही था 10 दिन की तेज़ी के बाद? दीप, पूरी तरह से ये ग्लोबल इफेक्ट है। पहली चीज, लगातार 2 दिनों तक अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही है और आज भी 150 अंक नीचे अगर डाउ फ्यूचर्स आपके ट्रेड कर रहे हो और यूरोप के बाजार 1.5 से 2%, 2.5% तक कमजोर हो तो जाहिर सी बात है उसका असर तो आप पर पड़ेगा ही। पहली बात। दूसरी बात, 2 दिनों से वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। तीसरी बात, ऊपरी स्तरों पर आपको पता है दबाव इसलिए भी है कि एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद आपने देखा होगा कि हमने एफआईज के आंकड़ों को नेगेटिव साइड पर रखा है। घरेलू फंड तो लगातार बेच ही रहे हैं। और चौथी बात है कि 24,000 बैंक निफ्टी पर और 12,000 निफ्टी पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बड़े आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के ऊपर सस्टेन्ड खरीदारी आना बड़ी मुश्किल होती दिख रही है और बाजार एग्जैक्टली अपनी परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज से घुमा है। 12,000 12,025 हायर रेंज है निफ्टी की, वहीं से घुमा है। बैंक निफ्टी के लिए 24,075 24,200 वो हायर रेंज है, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। तो ओवरऑल बिल्कुल बाजार परफेक्ट ट्रेड दे रहा है। अब जहां तक आगे का सवाल है दीप, बेहद अहम और इंटरेस्टिंग लेवल पर हम आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। जो सपोर्ट जोन है और फॉर अ चेंज आज निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। निफ्टी ने कल के लोज को तोड़े। कल का लो निफ्टी का 11,822 का था और इस वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए। तो अब निफ्टी के लिए 11,700 11,725 अगला अहम सपोर्ट जोन है। बेसिकली 11,725 11,775 निफ्टी का सपोर्ट जोन है। एग्जैक्टली निफ्टी वहीं पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखेंगे तो 22,400 22,500 22,450 425 जो सपोर्ट जोन है एग्जैक्टली वहीं पर है। तो अगर यहां पर रुकते हैं तो ठीक, अगर यहां से कमजोरी होती है तो निफ्टी में फिर 75 पॉइंट की कमजोरी और हो सकती है और बैंक निफ्टी में फिर आप 23,200 23,075 की रेंज तक बाजार को, बैंक निफ्टी को जाते देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो लो है आपने कल 23,150 के आसपास का देखा था, वहां तक का रास्ता खुलता है अगर 23,400 को ब्रेक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरफा तेजी होने के बाद एक बाउंस आने की संभावना बन सकती है और इस बाउंस में एक बार ये निफ्टी 11,825 तक जाने की कोशिश करे, बैंक निफ्टी 23,550 और उसके बाद 23,700 तक जाने की कोशिश करे और वहां से फिर वापस हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा डेटा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मैं विस्तार से भी आपको डेटा में देखकर बताऊंगा भी और हो सकेगा तो 2:30 बजे से पहले ही डेटा का विश्लेषण करेंगे कि कितने लॉन्ग पोजिशन हैं जो रिस्क पर हैं और जो आज एक्सपायरी के लिहाज से कटने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज साफ है और वो बहुत क्लियर कट दिख रही है, वॉलेटिलिटी। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती दिख रही है और ऐसे में ट्रेडर्स को ट्रेड करना आसान काम नहीं है। दोनों ही तरफ अगर आप ट्रेंड का इंतजार करें और ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तय है और ट्रेंड के विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आसान काम नहीं, किसी भी तरह के ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है और वो ये
कि जितनी ट्रेडिंग पोजीशन आप लाइट रखें, कम रखें, हल्की रखें, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करना ही है। और अगर स्पेशली मार्केट की वॉलीटिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा सावधानी रखने में हर्ज नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनका करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है बसीन साहब आपका। कैसे देख रहे हैं आज की इस तेज गिरावट को? बहुत ऊपरी स्तरों से एकदम से जोर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्या क्या आउटलुक है आपका और आपकी कॉल्स के अपडेट्स सर? तो देखिए अनिल जी, दो चीजें हैं। एक तो यूएस में जो अनसर्टेनिटी है और वहां से जो घबराहट आई है, वो ग्लोबल एक सेल ऑफ आया है। यूरोप एनीवे वाज गोइंग थ्रू लीन पीरियड, और मुझे लगता है अर्निंग से पहले और ये जो स्टिमुलस का ऊपर है उसके ऊपर एक रूटीन बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन डॉलर कंटिन्यूज टू बी वीक। मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ जो आपको कहा था, आईटी एंड फार्मा वर द बेल वेदर जिन्होंने ये इंडेक्स चलाया है, वहां पे वीकनेस है। अब मैं आपको दो सेक्टर्स बता रहा हूँ जो स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है मेटल्स और बैंक्स। तो यहाँ पे कोई भी घबराहट है तो लेने का मौका कीजिए। बाय सिलेक्ट गुड मेटल स्टॉक्स एंड बैंक्स, दे विल आउट परफॉर्म। और आपको सेलिंग रखनी चाहिए इन आईटी एंड फार्मा। अब आप कहें तो मेरी दो कॉल्स हैं, एक बाय एक सेल है, और उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड है सर। जी सर प्लीज बताएं। तो बाय में है सर, सबसे स्ट्रांग जो लग रहा है मुझे हिंडाल्को 174.75 में लीजिए। 171 का स्टॉप लॉस। इसका वापस हाई जो है 195 था, वो आज नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो 10 दिन में जरूर आएगा। 190 195 के लिए हिंडाल्को लीजिए। सेल में है कैडिला 422.23 में बेचिए। 430 का स्टॉप लॉस, 405 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की राय। खरीदना है हिंडाल्को 174.50, 175, 175 के आसपास खरीदिए। 171 हाफ, 171.50 का स्टॉप लॉस लगाइए। 190, 195 के टारगेट हिंडाल्को के लिए हफ्ते 10 दिन के लिहाज से लेकर चलें। और बेचना है कैडिला हेल्थ केयर फार्मा शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग है। 422, 423 के आसपास बिकवाली करनी है। 422, 423, 430, 430 का स्टॉप लॉस है। और 405, 405 के टारगेट के लिए करनी है यहाँ पर बिकवाली। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदने और बेचने दोनों के लिहाज से बसीन साहब की। शुक्रिया बसीन साहब, ये दोनों बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। 2:50 पर फिर आपसे होगी मुलाकात, और तब लेंगे हम आपसे आपकी BTST कॉल्स भी। आइए तब तक अब बढ़ते हैं आगे, और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, मुझे बेचना है भारतीय एयरटेल, जिसने अभी एक 400 का एक सपोर्ट जो लास्ट ईयर था वो तोड़ा है। मुझे यहाँ से एक 15 रुपए की डाउन साइड दिखती है। 398, 398.50 के करंट भाव से बेचे, 400 तक बेचे। 405 का स्टॉप लॉस, और 384 तक की डाउन साइड मुझे आज के दिन में ही दिखती है। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में बिकवाली करने की राय। 384 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये राय वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ वरुण है इस वक्त, और जान लेते हैं वरुण से उन शेयरों के बारे में आज बाजार खुलने के बाद आई हैं खबरें। तो स्टॉक्स इन न्यूज़, वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो IRCTC हमने जो आपको कल खबर दी थी उस पर मोहर लग चुकी है। HSBC समेत 3 बैंक जो है उनको बैंकर्स नियुक्त किया गया है IRCTC के OFS के लिए। दूसरा, अपोलो हॉस्पिटल कोविड की वैक्सीन के प्रोटोकॉल के लिए 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे ये, और कोल्ड स्टोरेज में 30 करोड़ वैक्सीन डोज का प्रबंध करेंगे ये। तो एक बड़ी खबर है जो दिन के दौरान अपोलो हॉस्पिटल के लिए आई। तीसरा, MTNL, यहाँ पे जो टेलीकॉम मंत्रालय है उन्होंने एक निर्देश जारी किया, आदेश जारी किया है, और इन्होंने कहा है कि सारी सरकारी विभाग जो है वो MTNL और BSNL की सेवाएं जो है उसी का इस्तेमाल करेगी, और ये भी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। टाटा मोटर्स JLR ने इंडिया में नया लैंड रोवर डिफेंडर लॉन्च किया है, और इसकी कीमत जो है 74 लाख की है। साथ ही साथ सितंबर क्वार्टर में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स में अपना हिस्सा बढ़ाया है, और 1.29% अब इनका स्टेक है। इंडिया मार्ट, यहाँ खबरें हैं कि टाटा ग्रुप कुछ हिस्सा खरीद सकता है इंडिया मार्ट में, ऐसे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। टाटा पावर FY21 में इनविट का ये गठन करेंगे, पूरी तरह से भरोसा है। और इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी एसेट के इनविट के लिए इन्होंने सेबी में अर्जी भी दे दी है। लाने ब्रेक इस कंपनी के नतीजे आए।
नतीजे तो ठीक ठाक है, अच्छे ही है। इनफैक्ट मुनाफा 7.5 करोड़ से बढ़ के 11.5 करोड़ पे आया। साथ ही साथ कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया और 825 रुपये प्रति शेयर पे बायबैक हो रहा है, यानी करीब करीब 15 से 18% प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं। इक्विटास होल्डिंग अगस्त में इनकी जो लोन कलेक्शन है उसमें वो 84% के आसपास रहा है, तो ये एक अपडेट है। अडानी ग्रीन इन्होंने जेवी टोटल के साथ जो जेवी किया था उसमें संशोधन किया है बेसिकली, और 250 मेगावाट का सोलर की जो क्षमता है उस पर ये काम करेंगे, तो अतिरिक्त इन्होंने क्षमता वहाँ जोड़ी है। लक्ष्मी विलास बैंक, इस कंपनी के बोर्ड ने राइट इशू के लिए मंजूरी दे दी है। पूरे राइट इशू से 500 करोड़ के आसपास जुटाएंगे। और सबसे आखिरी में मार्क्सेंस फार्मा, यहाँ पे आशीष कचोलिया ने Q2 में करीब करीब 1.25% हिस्सा जो है वो खरीदा है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर HNI बाइंग भी हुई है, जिसकी वजह से आप फिर से एक्शन वहां पर देख रहे हैं। शुक्रिया वरुण। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, एक तो यहाँ पे सेलिंग अच्छी देखने को मिल रही है, तो फार्मा स्टॉक्स में आज सुबह से दबाव देखने को मिल रहा है। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो है लुपिन। 1018-1020 स्पॉट लेवल के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। लुपिन में यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें 980 रुपए तक के लेवल लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। तो लुपिन में ऑप्शंस के जरिए 1020 वाला पुट अभी 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। लुपिन में 1020 वाला पुट अभी 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। सारे फार्मा स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। लुपिन में पिछले 3 से 4 दिनों के लो आज ब्रेक हो रहे हैं। लुपिन यहां से गिरावट दिखा सकता है, जिसमें 1000 रुपए 980 रुपए तक के लेवल लुपिन के अंदर देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए लुपिन का 1020 का पुट अभी खरीदारी करें। 28 रुपए 27 रुपए इसका नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। 27 रुपए टू बी वेरी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का इसका टारगेट होगा। बाय लुपिन 1020 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 27, टारगेट 48 से 50 रुपए। बिल्कुल डेज लो पर बाजार ट्रेड कर रहा है और लगभग अब सभी सेक्टर्स में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिन पर मार्केट्स की नजर है। मानसी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाजार बंद होने के बाद वायदा बाजार में माइंडट्री के नंबर्स आ सकते हैं, इस पर नजर है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक राइट इश्यू QIP से 1000 करोड़ जुटाने पर बोर्ड बैठक और उसके अपडेट्स पर फोकस रहेगा। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे मल्टीप्लेक्स मालिकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और मल्टीप्लेक्स खोलने पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। आज और कल EU UK के बीच ब्रेक्सिट ट्रेड डील पर चर्चा होने वाली है। कल शुक्रवार के दिन HCL टेक वायदा बाजार निफ्टी में बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश करेंगे। वायदा बाजार में फेडरल बैंक के नंबर्स पर फोकस रहेगा। कल ही के दिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बायबैक बंद होने जा रहा है। सोम डिस्टिलरीज 1:2 के रेशो में शेयर विभाजन की कल रिकॉर्ड डेट है। वहीं SRF QIP के जरिए इशू प्राइस पर फैसला लेने के लिए बोर्ड बैठक एक होने जा रही है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 7वां चरण जो है वो कल खत्म हो जाएगा और अंत में शनिवार के दिन 17 अक्टूबर HDFC बैंक निफ्टी स्पेस में नतीजे पेश करेगा। कैश में एवेन्यू सुपरमार्ट, ओबरॉय रियल्टी, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे नंबर्स आते दिखेंगे। मोल्टेक पैकेजिंग राइट्स इश्यू पर एक बोर्ड बैठक शनिवार के दिन करने जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर होगी। तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है। एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो आपके पास आने की तैयारी में, उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए देख लेते हैं वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, फार्मा वीक है उसमें कोई शक नहीं है। ग्लेनमार्क मेरे रडार पर आया है 4, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया। मेरे को 475 में बेचना था, अभी 73 है। बाउंस बैक आएगा तो 75 में बेचिए। 481 का मेरा स्टॉप लॉस है और 460 तक की मुझे डाउन साइड दिखती है आज के दिन में ही। ओके, 460 तक के लेवल्स के लिए आपको करनी है बिकवाली। यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा एक एक करके आप देख सकते हैं कि फार्मा शेयरों में तेज बिकवाली आती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है कि एक और ब्रोकर इस वक्त मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आता दिख रहा है और एक ब्रोकर हैं जिनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें इन्वेस्टर्स की आती हुई दिख रही है।
पे इन पे आउट्स को लेकर। तो ब्रजेश हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश बताइए क्या है मामला, के किस ब्रोकर के खिलाफ शिकायतें आती दिख रही, किस तरह की शिकायतें आती दिख रही है? बिल्कुल, ये एक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की एक ब्रोकिंग फर्म है जो कि लिस्टेड भी है, और इसके खिलाफ जो है निवेशकों की शिकायत ये है कि सितंबर के बाद से ना तो उनके शेयर लौटाए जा रहे हैं और ना ही उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं। जो पूल अकाउंट में शेयर है ये ब्रोकिंग फर्म वो भी नहीं लौटा रही है, ना ही उनका जो पैसा मिलना चाहिए वो भी दे रही है। निवेशकों की शिकायत ये है कि बार बार वो कंपनी से कहते हैं तो कंपनी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा पैसा मार्केट में फंस गया है, इस वजह से हम आपके पैसे नहीं लौटा सकते। एक चीज इसमें और है कि कंपनी ने 18 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजेस को जो जानकारी दी उसमें यह कहा कि हमने अपने टर्मिनल बीएसई और एनएसई के हमारे टर्मिनल आप बंद कर दीजिए। यानी एक महीने पहले कंपनी ये इन्फॉर्म करती है एक्सचेंजेस को कि हमारे टर्मिनल आप बंद कर दीजिए, और उसके बाद उसके बाद सारी मतलब पहले से तैयारी थी, उसके बाद भी निवेशकों को कहें तो एक तरह से उनके पैसे जो है वो दे नहीं रहे हैं, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, और निवेशक बार बार जो है कंपनी के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पैसे दिए जाए। उनको कोई क्लियर पिक्चर बताई ही नहीं जा रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मार्केट में पैसे फंस गए। बिल्कुल, और कई सारी शिकायतें हमें भी ट्विटर पे मिली, उसके बाद हमने ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की, ब्रोकिंग फर्म से बातचीत करके उनका भी व्यू लेने की कोशिश की। दो चीज़ें बताएं ब्रजेश, एक तो किस तरह का एक्शन, क्या कुछ डेवलपमेंट रेगुलेटर्स के फ्रंट पर हो रहे हैं, एक्सचेंज और सेबी ने क्या एक्शन लिया है, और दूसरा क्या आपकी बात हो पाई है ब्रोकिंग फर्म के इनके ऑनर से, उनका क्या कहना है? पहले ये बताऊंगा कि रेगुलेटरी एक्शन क्या है। तो रेगुलेटरी एक्शन ये है कि जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके हिसाब से सेबी ने एक बड़े एक्सचेंज को कहा है कि वो इस ब्रोकिंग फर्म के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करे, और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया गया है। बेसिकली फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर ये जो दिक्कत है वो दिक्कत क्यों हुई। हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से 3 से 4 करोड़ का सिक्योरिटी का शॉर्टेज है ब्रोकिंग फर्म के पास, और 2 से 3 करोड़ का फंड शॉर्टेज पाया गया है। इनिशियल जो जानकारी है इसके हिसाब से ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। तो ये जो है ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सचेंजेस को ये जानकारी मिली है। बाकी जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा तब पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से एक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरह की मुश्किल में फंसी। दूसरी बात जो है आपने कही कि कंपनी के प्रमोटर का क्या कहना है। तो कल मैंने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब यह था कि हमारे कुछ सीनियर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय बीमार पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हम ये कामकाज हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है और हम सारा ऑपरेशन जो है अपना वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मैंने बार बार पूछा कि क्या कोई फाइनेंशियल दिक्कत है क्या उनको, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। जबकि हमें जो निवेशकों से जानकारी मिल पा रही है, जो निवेशकों से उनकी बातचीत हुई है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कंपनी के पास लिक्विडिटी की दिक्कत है। एक क्लियरिंग मेंबर और उनके बीच में जो विवाद हुआ उसकी वजह से सारे निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमें बताया गया कि कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, लेकिन निवेशकों के सामने वो खुलकर मान रहे हैं कि लिक्विडिटी की दिक्कत है और आर्बिट्रेशन में चल रहा है मामला, और निवेशकों को ये उम्मीद दिखा रहे हैं कि शायद नवंबर अंत तक जो है मामले का निपटारा हो जाएगा क्लियरिंग मेंबर के साथ, और जो पैसे वहां से आएंगे फिर वो निवेशकों को लौटा पाएंगे। हालांकि जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने हमसे ऑफिशियली कुछ भी बातचीत नहीं की, हमारे ईमेल का भी जवाब नहीं दिया। ओके, तो शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे लिए कुछ बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। अनिल जी, किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखना चाहिए? ब्रोकर डिफॉल्ट या फिर ब्रोकर की परेशानी जब भी आती है तो मार्केट का मूड भी उससे खराब होता है, किस तरह से देखेंगे सर इस खबर को? देखिए दीप, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत मार्जिनिंग सिस्टम होने के बावजूद जब तक आपको किसी न किसी ब्रोकर की तरफ से फेल होने की, उड़ जाने की, इन्वेस्टर्स को टाइमली पेमेंट या शेयर नहीं देने की खबरें आती रहती है। कहीं न कहीं एक चीज़ जो साफ दिखती है वो ये है कि अगर ब्रोकर सिर्फ ब्रोकिंग कर रहा है तो शायद दिक्कतें ना हो, लेकिन ब्रोकर के साथ में अगर उनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, जिसे आप ट्रेडिंग के तौर पर देख लें या कुछ ना कुछ कह दें, वहाँ पर अगर ब्रोकर का खुद का काफ़ी एक्सपोजर हो मार्केट में और वो अगर गलत चला जाए तो एक वहाँ दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत तब आती है जब ब्रोकर किसी बड़े इन्वेस्टर्स को
कम ऑपरेटर्स को फाइनेंस करे और उनके शेयरों में किसी तरह की तेज़ गिरावट आ जाए तो वहाँ पर जो नुकसान होता है वो उनके फंड फ्लो को मिसमैच कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सचेंजेस और सेबी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वो ब्रोकर्स के ब्रोकिंग ऑपरेशन और फंडिंग ऑपरेशन को बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग कर सके। काफ़ी हद तक इस दिशा में कोशिश हुई है, लेकिन वो कोशिश सिर्फ इस लेवल तक है कि अब ब्रोकर डायरेक्टली फंडिंग नहीं करते हैं, अपनी एक एनबीएफसी बनाते हैं, वहाँ से घुमा के फंड रूट कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली है तो दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां। तो उसके चलते जो दिक्कत हो रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब तो मार्जिनिंग सिस्टम इतने मजबूत हो गए, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर ब्रोकर फेल होता है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये गलती ब्रोकर की ज़्यादा है बजाय इसके कि क्लाइंट्स की, क्योंकि आप बिना मार्जिन तो अदरवाइज भी ट्रेड कर नहीं सकते और इतना तो कुछ ऐसा होगा नहीं कि जिसकी वजह से इस तरह से मामला बिगड़ जाए। दूसरी बात ये, एक तो ये एक सिस्टम्स रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर इस तरह से बनाने की जरूरत है जिसमें अगर ब्रोकर की किसी तरह के उनकी फंड बेस्ड एक्टिविटी पर किसी तरह का बुरा प्रभाव पड़े तो उसके जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उनके कामकाज पर इसका असर ना आए, ये एक चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा अहमियत वाली है वो ये है कि इस तरह के मामलों का निपटारा बहुत जल्दी होना चाहिए। इन पूरी प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है, अभी भी मुझे ध्यान है, और रोज़ मुझे ट्विटर पे कई लोग लगातार मैसेज करते हैं कि कार्वी वाले मामले में अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ, उम्मीद की जा रही थी मार्च तक पैसे आ जाएंगे या फिर शेयर आ जाएंगे, अभी तक मामला लटका हुआ है, वहीं का वहीं पड़ा है। यकीन मानिए हम लगातार इस मामले पे बात भी कर रहे हैं। अभी कार्वी के नए सीईओ आए, उनसे भी हमने संपर्क किया, हमने कहा भी कि आप आकर बात कीजिए, लेकिन दिक्कत ये कि अब जब तक आप हर रोज़ एक्सचेंजेस को, हर रोज़ मैनेजमेंट को, हर रोज़ रेगुलेटर्स को ये नहीं पूछ नहीं सकते कि इस मामले में क्या हुआ, तो हम जब तक हमें मौका लगता है हम इस बात को उठाने की, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि अल्टीमेटली जो छोटे इन्वेस्टर्स या तो उनके शेयर फंसे हुए हैं या पैसा फंसा हुआ है, उनका कहीं कोई दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता कि कब और कैसे होगा, और तब ये लोग बाजार से निराश होकर निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जगह ही बेकार है, यहाँ पैसा लगाना ही मतलब की बात नहीं है। तो अगर आप शेयर खरीद कर शेयर में नुकसान करते हैं, वो समझ में आता है कि आपका एक गलत कॉल हो गया, गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन अगर कोई ब्रोकर उड़ जाए, कोई ब्रोकर की गलती की वजह से आपके पैसे अटके या शेयर अटके, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि दूसरा काम जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस तरह के मामलों का निपटारा हो। और मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा रेगुलेटर से भी कि कार्वी वाले मामले में भी काफ़ी लोग अभी तक परेशान हैं, कई लोगों को अभी तक शेयर नहीं मिले हैं, कई लोगों को अभी तक फंड्स नहीं मिले हैं, और उसके बाद अब और नए मामले कई अलग अलग ब्रोकर्स के आ रहे हैं। तो इन मामलों का जल्दी निपटारा हो, इसका एक प्रोसेस, इसका एक सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जल्दी ऐसा कुछ ना कुछ होता हुआ दिखे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला रिजॉल्व हो ताकि लोगों का पैसा जो फंसा हुआ है वो भी वापस आ जाए। मार्केट ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंट इस समय बिगड़ा हुआ है, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है, निफ्टी वापस 11,750 पर आया है, बट डेफिनेटली इस समय मूड काफ़ी बिगड़ा हुआ है। सेंसेक्स भी 1100 अंक फिसल कर अब थोड़ा रिकवर हुआ है, फिलहाल 825-830 अंकों की आपको गिरावट इस समय दिख रही है। एक स्पेस जहां पर आपने देखा था कि काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को, वो था आईटी स्पेस। दो दिग्गज कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, उसके बाद हमने थोड़ी गिरावट भी की 3 दिग्गज कंपनीज के अभी, पर एक कंपैरिजन ले लेते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अगर आप टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस देखें, दोनों कंपनीज के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या हैं वो बता, वहां से क्या इंडिकेशन लेने चाहिए। चलते हैं कुशल के पास इस एनालिसिस के लिए। कुशल, बताइए टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस कैसी रही है परफॉर्मेंस? बिल्कुल दीपांशु, देखिए टीसीएस और इन्फोसिस ने दोनों ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और दोनों ही कंपनियां जो हैं बेहतर साइड पर अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए नजर आई थी। पर यहां पर अगर आप देखें तो टीसीएस की पर्टिकुलरली अगर आप कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे सालाना आधार पर तो वो 3.2% गिरती हुई नजर आई थी, पर तिमाही आधार पर 4.8% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। वहीं इन्फोसिस की अगर बात करें तो सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 2.2% की बढ़त रही थी, जबकि टीसीएस की जो मैंने आपको बताया 3.2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और ये नहीं, इनफैक्ट FY21 की जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ, वहां पर भी इन्होंने जो है 2 to 3% की अब गाइडेंस दी है, 0 to 2% की पहले इन्होंने दी थी। तो इन्फोसिस जो है क्लियरली इस रेवेन्यू ग्रोथ में लीड करता हुआ नजर आया था। साथ ही अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो टीसीएस ने पिछले 8 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर जो है अपने मार्जिन क्लॉक इन किए थे 26.2% की। वहीं अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो यहां पर इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 3.7% बढ़ी थी और
9.4% के मार्जिन इनके आए थे। पर यहां पर एक और ट्रिगर इन्होंने दिया है, FY21 की जो मार्जिन गाइडेंस है वहां पर भी उन्होंने बढ़ोतरी की, 21 से 23% की पहले थी, अब 23 से 24% की FY21 की वो गाइडेंस दे रहे हैं। और साथ ही अगर आप डील विंस की भी बात करें तो वहां पर टीसीएस ऑलमोस्ट 25% की बढ़त दिखाए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इन्फोसिस की अगर बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड डील विंस हमें देखने को मिली थी। और अगर आप तिमाही आधार पर देखेंगे तो 81% की बढ़त आती हुई दिखी है दीपांशु। और अगर आप पर्टिकुलरली बाईबैक्स और इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो टीसीएस उसमें लीड करता हुआ नजर आया, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड भी उन्होंने भी 12 रुपए प्रति शेयर का दिया, पर उन्होंने एडिशनल बाईबैक का भी तोहफा दिया शेयर होल्डर्स को। 16,000 करोड़ का बाईबैक का अनाउंसमेंट भी किया गया था। पर वहीं अगर आप क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें तो $100 मिलियन की जो क्लाइंट कैटेगरी है उसमें टीसीएस केवल एक जो है क्लाइंट ऐड कर पाया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं इन्फोसिस अगर आप देखें तो उन्होंने 5 क्लाइंट्स ऐड किए। तो ये एक बहुत बड़ा आगे के लिए जो इनकी डील पाइपलाइन है और जो आगे का रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी है वो इन्फोसिस के लिए बेहतर साइड पर हमें देखने को मिल रहा है। तो नेट मुझे लग रहा है कि इस तिमाही में इन्फोसिस विन करता हुआ नजर आया टीसीएस के मुकाबले। ओके, इन्फोसिस ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहा है टीसीएस के मुकाबले अगर आप देखें तो। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर भी अगर आप समझें तो फिर इन्फोसिस ज़्यादा कैचअप के लिए आपको बेटर लग रहा है अगर आप टीसीएस की बात करें। देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। आज तो खैर दोनों स्टॉक्स ही प्रेशर में हैं, पर आगे जाकर यहाँ पर क्या मूवमेंट आएगा वहाँ पर नज़र रखेंगे। जैन साहब, टीसीएस वर्सेज इन्फोसिस अगर कोई स्टॉक खरीदना हो स्पेशली इस गिरावट में तो बेटर बेट कौन सी रहेगी? देखिए, दोनों ही मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब टीसीएस के देखिए अपने एडवांटेजेस और टीसीएस ने काफी आउट परफॉर्म किया और उसको एक अलग ही प्रीमियम मिल रहा है एज कंपेयर टू दी अदर 4 बेलवेदर्स। और इन्फोसिस आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट सर्टेनली देखिए बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। और जो 5 बड़े क्लाइंट्स एक्वायर करना, तो आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले महीनों में सर्टेनली यहाँ पे और बेहतर रिजल्ट्स देखने का मौका मिलेगा। और वैल्यूएशन वाइज देखिए गैप तो इन्होंने मेंटेन किया ही, और अब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन नैरो डाउन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बायबैक का भी एक वो टीसीएस में स्वीटनर है, तो दैट इज ऑलवेज अ बेटर थिंग। और इन्फोसिस में शायद वो बायबैक वाला कुछ आया नहीं है। सो आई थिंक दोनों में जिन्होंने ले रखा दोनों होल्ड करके रखे। ये शॉर्ट टर्म 1-2 क्वार्टर से हम इस चीज को एनालाइज नहीं करें। एंड टीसीएस विल ऑलवेज बी टीसीएस, और इन्फोसिस अपने स्टाइल से एक अलग ही कंपनी है। सो मैं दोनों को मैं ये नहीं करूंगा कि एक में घुस के दूसरे को निकले। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव है, दोनों को साथ रखना पड़ेगा। सो इट विल बिकम अ वेरी वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन इन द सेक्टर। ओके, नज़र रखते हैं टीसीएस इन्फोसिस जिस तरह से वहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स में वैसे तो आज अब काफ़ी भारी गिरावट है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, सबसे ज़्यादा गिरावट हमने देखी है विप्रो में। क्या लगता है सर, 2 दिनों में 9% तक की गिरावट आ गई है, यहाँ से और फिसल सकता है स्टॉक या फिर अब संभल जाएगा? क्या लेवल्स आप देखेंगे अभी? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे निफ्टी की विप्रो की अगर बात करें तो एक बात क्लियर है कि इसमें जो भी करेक्शन था उस करेक्शन में 332 335 उस रेंज में इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और जब इसमें बायबैक की ऑफर अनाउंस हुई थी तब जो लेवल्स बने थे लोअर लेवल्स के, वो तकरीबन बने थे 310 315 के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल से अगर ये स्टॉक शायद अगर बाय किया जा सकता है अगर 2 महीने के व्यू से, तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये स्टॉक वापस एक बार 370 375 के लेवल्स को छू सकता है। और अगर थोड़ा अगर और पेशेंटली वेट करके अगर बाय करना है तो फिर आप 330 या 335 के रेंज में इसे बाय करने की व्यू रख सकते हो। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है डेफिनेटली विप्रो एक लॉन्ग का कैंडिडेट है। ओके, विप्रो एक लॉन्ग का कैंडिडेट है। 370 380 के लेवल से आपको अच्छी गिरावट मिली है, पर शायद यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी के मूव्स या मौके एटलीस्ट ढूंढ सकते हैं। ये आपके लिए संकेत आ रहे हैं। एक स्टॉक है जो सुबह से काफ़ी एक्टिव रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस पे, वैसे हम देख रहे हैं कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है और अब एक फ्रेश मूव आते हुए दिख रहा है, वहाँ पर नज़र डालनी चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी, इसकी चार्ट पुलअप करते हैं, 4.5% की तेज़ी आपको इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। बल्कि पीएसयूज अच्छा कर रहे हैं इस समय और कुछ ओएमसीज और ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्पेस में भी एक्शन है फिलहाल। वागले साहब, पेट्रोनेट एलएनजी क्या चल रहा है इस चार्ट में सर?
दीपांशु, एक्चुअली ये मॉर्निंग से काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली ये बाउंस बैक है जो लगता है 223 224 तक एक्सटेंड होगा। मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ओके फिलहाल अवॉइड है, पर डेफिनेटली नजर रखिए, फ्रेश स्पाइक भी आ रहा है और जब बाजार दिन के लो की तरफ जा रहा है आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक पर एक फ्रेश खरीदारी आई है। एक और स्टॉक जिसमें एक शानदार मूव आई है और हम देख रहे हैं नए हाई पर है, लिस्टिंग के बाद से एक अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो है SBI कार्ड्स। यहाँ पर कुछ और नए ट्रिगर्स हैं और मार्केट्स को भी ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है इस समय। देवांशी से बात करते हैं SBI कार्ड्स के बारे में। देवांशी बताइए, SBI कार्ड्स को लेकर क्या खबरें निकल रही हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले कई दिनों से SBI कार्ड्स के स्टॉक में काफी अच्छा उछाल देखने मिला है और रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका जो इंटरेस्ट है स्टॉक में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फिलहाल की जो रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आते हुए दिखे उसमें जो FPI की होल्डिंग है वो फिलहाल पिछले एक तिमाही के कंपैरिजन में और पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखिए लिस्टिंग के अगर हम बात करें तो करीब 3.5% का जो हिस्सा था वो FPI का था, लेकिन अगर आप रिसेंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो करीब 6% तक का जो हिस्सा या 5.93% का जो हिस्सा है वो FPI का है। तो कुल मिला के जो विदेशी निवेशक का इंटरेस्ट है वो इस शेयर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं तो आप देखिए कई ऐसे ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक के लिए जो काफी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने कई ऐसे जो रिटेल या ई-कॉमर्स साइट्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है जहां पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स या कैशबैक ऑफर्स देती हुई दिखेगी। 2000 शेयरों से ज्यादा में ये कैशबैक और देती हुई दिखेगी। त्योहारी सीजन है, इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। अनलॉकिंग के चलते जो ट्रांजैक्शंस है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, साथ ही जो पॉइंट ऑन सेल्स या POS ट्रांजैक्शंस है उसमें बढ़त देखने मिलेगी। और इसके अलावा भी आप देखिए जो रिसेंटली RBI की तरफ से स्टैटिस्टिक्स आती हुई दिखी उसमें हमने देखा कि अगस्त में कुल मिला के जो स्पेंडिंग है क्रेडिट कार्ड्स की वो फिर एक बार प्री कोविड स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है 50,311 करोड़ के आसपास, जो हमने मार्च में देखी थी 50,500 करोड़ के आसपास। तो कुल मिला के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो इस स्टॉक के फेवर में ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं और फिलहाल FPI का जो निवेश है उसके चलते भी हम देख रहे हैं स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ओके SBI कार्ड्स पर नजर रखिए क्योंकि इस स्टॉक में हम लगातार बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और आज भी वीक बाजार में 2% की गेन सिखा रहा है। 900 के ऊपर इसका मूवमेंट दिख रहा है। सुमित जी, SBI कार्ड्स अगले क्या लेवल्स इस पर आ सकते हैं? दीपांशु, SBI कार्ड में पिछले 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है और करीब 60 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिल चुकी है और स्टॉक ने रिसेंट के सब हाइज ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है जिसमें 930-950 रुपए तक के लेवल SBI कार्ड में देखने को मिल सकता है और नीचे में ये 880-890 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। तो जब तक नीचे का लेवल नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करें। 930-950 तक के लेवल SBI कार्ड में देखने को मिल सकता है। ओके तो SBI कार्ड्स 930 के लेवल्स की तरफ जाने को तैयार दिख रहा है इस समय और मूवमेंट भी बढ़िया आते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो जबरदस्त एक्शन है इस पे। जैन साहब, इन लेवल्स पर SBI कार्ड्स को एंटर करना चाहेंगे सर या थोड़ा ओवरहीटेड लग रहा है? देखिए, मैं डर ही रहा था कि ये सवाल मेरे तरफ नहीं आए। वेरी फ्रैंकली कई बार ऐसा लगता है कुछ स्टॉक्स समझ में नहीं आते और मुझे देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी वैल्यूएशन में कैसे दूं। मतलब मेरे को जब भी कोई पूछते हैं, भले वो ट्विटर पे हो या जनरली भी हर जगह पूछ रहे हैं SBI कार्ड्स। और अभी तो क्या है कि लकीली लोग IPO के प्राइस से आ गए और मैं IPO वाले दिन भी वेरी फ्रेंकली अप्लाई करके 755 में पर्सनली एग्जिट किया क्योंकि मैं IPOs में अप्लाई करता हूँ और उसके बाद काफी नीचे भी गया और अच्छा खासा चल भी गया। और हमारे पैनल में सब ने बहुत अच्छे लेवल्स पे सबको गाइड करके खरीदारी भी करवाई है एंड इवन उन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव मुझे भी लग रहा था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 950,000 रुपया एक लेवल होगा जहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, बट क्वार्टरली रिजल्ट जून के अच्छे थे, मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे और कुछ FIIs के स्टेक बढ़ रहे हैं, कुछ पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। बट 60 के P मल्टीपल पे स्टॉक थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है एज कम्पेयर टू मैं अगर बाहर की कंपनियों को देखो। फिर ये जो पेमेंट्स वाले जो स्पेस है ये बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ पे रहता है और SBI कार्ड्स के सामने HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी, ये लोग भी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, MX है। तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है बट SBI कार्ड का नेटवर्क की वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा है। सो आई डोंट नो, मतलब आई एम रियली कंफ्यूज्ड एंड मैं बहुत एग्रेसिवली कोई भी राय नहीं देना चाहूंगा। बट मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं 950,000 का लेवल है जहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, क्योंकि पैसा बन रहा है तो बना के एक बार बैठना चाहिए। ओके, तो SBI कार्ड्स पर नजर रखिए। और कुछ दिन पहले, एग्जैक्ट डेट है 6 तारीख को वरुण ने ट्रेडर्स डायरी, जो सुबह 7:30 बजे शो होता है, जिसमें हम आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ आइडियाज देते हैं, ट्रेडिंग के आइडियाज होते हैं, फ्यूचर्स के आइडियाज होते हैं, वहां पर एक इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर वरुण ने स्टॉक को रेकमेंड किया था 818 के लेवल्स पर, और टारगेट दिया है वरुण की तरफ से 1000 रुपए का। तो SBI कार्ड्स ऑलरेडी वहां से देखे तो 10% की तेजी आ गई है। पर अनिल जी, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। बिल्कुल, और दिन के निचले स्तरों की तरफ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए तब तक जल्दी से एक बार सेठी साहब का करते हैं स्वागत और लेते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आज की आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बाजार में तो बिल्कुल ब्लड बाथ हो रखा है। ये भी तब हुआ जब हम पिछले 10 दिनों से बिल्कुल तेजी कर रहे थे, और मैंने आपको सुना था कि वैसा 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के बाद ये ऐसा हुआ है कि हम 10 दिन लगातार तेजी किए हैं, और उसके बाद आज ये जो गिरावट आई है, हालांकि गिरावट बहुत भारी है, कुछ कारण अब बाई एंड ऑफ द डे मालूम पड़ेंगे, बट ये जो खबरें थी कोई ब्रोकरेज की डिफॉल्ट करने की, मुझे लगता है उसका भी इस पे असर होगा, और बाकी विल गेट टू नो बाय एंड ऑफ द डे कि आज की गिरावट का कारण क्या है। बट मुझे लगता है ये जो गिरावट है आज एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनमें खरीदारी करने के मौके के रूप में ही देखना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो तेजी है ये आगे भी बरकरार रहेगी, एंड आई एम होपफुल कि विल गेट बैक टू नॉर्मलसी और बाजार में अच्छी तेजी होगी यहाँ से वापस। तो आज जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, एक बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग कंपनी है, स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। स्टॉक का प्राइस है अभी 445 रुपए का, F&O का भी स्टॉक है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो एक जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जो कि इंजिन और जनरेटर्स और पावर सिस्टम्स के कारोबार में है। मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग है, डेट इक्विटी रेशियो 0.11 का है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16%, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है अराउंड 3.15% का, और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो बाकी जो इस तरह की कंपनियां हैं उनसे काफी सस्ता है। 20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। FIIs DIIs भी अराउंड 39% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है ये जो आज 445 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है, बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ 460 ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस रहेगा 440 का। 440 का स्टॉप लॉस, ओके, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 440 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें क्यूमेंस में। सेठी साहब, एक ही पिक है और भी कोई? नहीं अनिल जी, आज तो एक ही पिक है, वो भी खरीदारी करने का तो मुझे लगता है वो भी ज्यादा में होगा, जिस तरह का बाजार है या लोगों की जिस तरह से परसेप्शन चेंज हो गया है। और बाकी अनिल जी, सुबह मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को रिकमेंड करा था, तो मुझे लगता है अभी वो भी आज एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट एक पोजिशनल व्यू अंटिल द रिजल्ट, मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए जी। ओके, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश होती दिख रही है उस पर फोकस कीजिए, और वो खबर आ रही है अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूरोप के बाज़ारों में तेज़ गिरावट होती दिख रही है। यूरोप में तेज़ गिरावट की वजह जो दिख रही है वो BBC के हवाले से अभी अभी एक खबर आई है, और BBC ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है कि कल से यानी कि शनिवार से यहाँ पर लंदन में कोविड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं। टियर 1 से टियर 2 लेवल के कोविड रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो यूरोप में कोविड के फैलने का खतरा स्पेशली लंदन में, उसकी वजह से जो लंदन के बाजारों पर प्रेशर बन रहा है, और उसी की वजह से अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स पर भी दबाव बनता दिख रहा है। अभी अभी 2:26 पर BBC के ट्विटर हैंडल से BBC ब्रेकिंग न्यूज़ से ये न्यूज़ फ्लैश की गई, और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में और डाउ फ्यूचर्स में आप कमज़ोरी और बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है जिस पर आपको फोकस करना है। तो BBC के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। दीप, इसमें कुछ और डिटेल्स अगर आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं तो बताइए। मैं जो देख रहा हूँ ये कि 2:26 पर BBC ने ये ट्वीट किया है कि लंदन विल हैव टफर कोविड रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम सैटरडे। क्या इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, और कुछ अगर डिटेल्स है तो बताइए।
अनिल जी, यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं सर। तो लंदन में 3 टियर का लॉकडाउन फॉलो किया जाता है। टियर 1 जो अभी चल रहा है वो सबसे लोएस्ट लेवल का है, फिर टियर 2 जो मीडियम लेवल आता है, फिर टियर 3 हाईएस्ट। तो अब लो से मीडियम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। टियर 2 लॉकडाउन शायद आज शाम को इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होने वाली है, और 2 एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने भी कहा है कि ऐसी संभावना है कि सैटरडे से ये नए रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो आज शाम को ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा सर। पर आज सुबह भी हम ये बात हाईलाइट कर रहे थे हमारी मार्केट चार्ट में सर कि किस तरह से लंदन और साथ ही यूके में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की बात चल रही है। फ्रांस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं, पिछले हफ्ते स्पेन में भी बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप में सर कोरोना की दूसरी लहर की चिंता है। और एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक कुछ समय पहले आया था कि शायद डेली केसेस 100,000 यानी कि 1 लाख दिन के नए केसेस आने की प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं इस समय साइंटिस्ट, जिस तरह से यूरोप में नई कोरोना की लहर आई है। तो सर उसी की चिंता को लेकर अब बात चल रही है कि शायद लंदन में आज शाम को डिसीजन हो जाएगा फाइनल कि शनिवार से शायद लॉकडाउन के जो अलर्टनेस लेवल है और रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दी जाए। बट ये पूरे यूरोप में हम देख रहे हैं, बाकी जो मेजर देश हैं स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, सभी जगह नए रेस्ट्रिक्शंस या फिर नई पाबंदियों की बात हो रही है इस समय सर। ओके, तो ये आपके लिए यूरोप में नए रेस्ट्रिक्शंस अब आते हुए दिख रहे हैं, जहां एक और लॉकडाउन खुलकर सिचुएशन सामान्य होने के संकेत बाकी देशों में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं से यूरोप से अगर आप देखें 2.5 से 3% की गिरावट बिना वजह नहीं होती है। लगातार 30 दिन अगर अमेरिका के फ्यूचर्स कमजोरी के संकेत दे रहे हैं तो उसकी वजह बड़ी है। यूरोप में कामकाज करने वाले, स्पेशली लंदन में कामकाज करने वाली कंपनियों पर नजर रखिए और उन पर चार्ट पर एक राय ली जाए। पहला टेक महिंद्रा 5% से ऑलरेडी गिर चुका है। एक तो आईटी शेयर जहां आज ऑलरेडी दबाव का दिन है, उसके ऊपर से यूरोप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा इसके चार्ट्स देखिए और जरा सुमित जी बताइए, क्या ये और यहाँ से भी और कमज़ोर होने को तैयार है? सुबह से ही वीक हो रखा था अनिल जी, और ये आईटी स्टॉक्स में सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है और कमजोरी देखने को मिल सकती है, जिसमें 790 रुपए तक का मूव टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। तो बाइंग एक बार अवॉइड करनी है और जिन्होंने सेल करके रखा हुआ है वो पोजीशंस को होल्ड करें। 790 और 770 ये लेवल टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। वागले साहब, टाटा स्टील मजबूत शेयर, कमजोर शेयर तो 5% नीचे, तो शायद आपके लिए बेचने का मौका ना हो, लेकिन टाटा स्टील एक और स्टॉक जो यूरोप और स्पेशली ब्रिटेन से जुड़ा हुआ अभी भी कमजोर नहीं है। क्या ये कमजोर हो सकता है या इसे ना छेड़े? अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग शेयर को बेचना डजंट मेक सेंस। आपको वीक शेयर बेचना चाहिए, ये मेरा मानना है। हालांकि टाटा स्टील ने 390 का एक रेजिस्टेंस है जो पार नहीं किया है, बेचना भी होगा तो अभी 375 है, 378, 380 ये बाउंस बैक आता है तो ही बेचना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 384 का बैठेगा। और अगर ये 369, 370 के नीचे चला जाता है तो फिर ये 360, 358 तक भी जा सकता है। और इसमें एक जो और खबर वहाँ पर आती दिख रही हुई कि फ्रांस ने ऑलरेडी हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है वहाँ पर राष्ट्र में, और जर्मनी और ब्रिटेन ये 2 और देश ऐसे हैं जो अपने कानून को और मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ताकि वायरस न फैले इसके लिए कुछ और मजबूत कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वागले साहब, आपकी बात मान ली कि मजबूत शेयर को नहीं बेचना, तो फिर मैं आपको एक कमजोर शेयर का ऑप्शन देता हूँ जो यूरोप से जुड़ा हुआ है, वो है मदरसन सुमी। जरा देखिए, मदरसन सुमी 106 रुपये 50 पैसे, ये परफेक्ट शॉट है, परफेक्ट शॉट है। और मेरे लिए बिना ब्यूगल के बेचिए इसको, क्योंकि इसने 108 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और आपका स्पॉटिंग सही है। नंबर 1 ओपन इंटरेस्ट है ऑन द सेल साइड। मुझे ये 100 तक जाते हुए दिखता है, शायद 100 भी होल्ड ना करे। अगर ये 102 ब्रेक करता है तो 97 का इसका अगला टारगेट होगा। जो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा वो ये मार्केट में आ सकता है। ओके, 100 और 97 रुपए तक के टारगेट के लिए मदरसन सुमी परफेक्ट शॉट है। मेरा तो सिंपल है, जो आपको पसंद हो उस तरह से। अगर मजबूत शेयर बेचना चाहें तो मैं मजबूत ढूंढ के ले आऊं, कमजोर बेचना चाहें तो कमजोर ले आऊं, लेकिन यूरोप में एक्सपोजर वाले स्टॉक से रहिए थोड़ा सावधान। आइए सुमित जी के लिए सुपर हिट शेयर का बिगुल, सुमित जी के पास चलते हैं। बताएं सुमित जी।
अनिल जी, ऑटो के अंदर मेरे को लगता है टाटा मोटर को बेचना चाहिए। टाटा मोटर यहां से दबाव दिखा सकता है, 124 122 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर यहां से एक अच्छी बिकवाली दिखाने को तैयार है, क्योंकि स्टॉक वैसे भी पिछले 4 से 5 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और अब यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर को यहां पे बेचे, 3 से 4 रुपए ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 124 122 ये लेवल टाटा मोटर में 1 से 2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। इसका इमीडिएट सपोर्ट नीचे में 120 122 के पास आता है, तो कम से कम वहां तक का फॉल तो टाटा मोटर में देखने को मिलना चाहिए। ओके, ये है टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय आपके लिए। अगला सवाल मेरा टाटा मोटर्स पे ही आने वाला था। सुमित जी ने काम मेरा आसान कर दिया, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा देरी से हो गया और वो है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। मैं सोचा था जल्दी करूंगा, लेकिन बीच में ब्रेकिंग खबर आ गई। तो मेरे लिए बिगुल आपसे रिक्वेस्ट है, दीप जरा ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ आ जाएं मेरे पास। बिल्कुल, बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, वही इंडिकेशन है जब ऊपरी स्तरों पर बुरी खबर आती है तो एक साथ ही आती है। डाउ फ्यूचर्स भी देखिए सर, डेज लो पर है, 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, 1% नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 0.25% नीचे हैं। तो यूरोप के साथ साथ यूएस के बाजार भी अब तेजी से आपको गिर रहे हैं, जो फ्यूचर्स का ट्रेड हो रहा है। यूरोप की बात करें सर तो 2.5% से 3% तक की गिरावट है। जर्मनी 3% नीचे है, यूके और फ्रांस इस समय 2.5% नीचे हैं। और एशिया भी आज काफी कमजोर रहा सर। हांगकांग 2% की गिरावट दिखा रहा था, जापान 0.5% नीचे था और बाकी के एशिया के बाजार भी कमजोरी में ही थे। बताइए सर क्या करना चाहिए? देखिए दीप, ऐसे में अभी खरीदारी का तो कोई मन है नहीं। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। पहले तो मैं आपको निफ्टी के डेटा बता दूं। इस वक्त निफ्टी है 11,720 के आसपास। 11,750 तक जो जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, उनकी मिला जुलाकर सब जोड़कर संख्या है दीप, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये क्या है। बताऊं मैं आपको, अगर जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो या तो अपने कान पर हाथ रख लें या न सुने, क्योंकि 11,750 तक 1,85,00,000 शेयर पुट राइटर्स है। 1,85,00,000 शेयर, 1,85 lakhs ये पुट राइटर्स का मतलब ये है कि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जो लॉन्ग करके बैठे हैं, अब वो इस वक्त रिस्क पर हैं। 11,800 तक 1,60,00,000 शेयर पुट राइटर्स हैं जो तेजी की पोजीशन बनाकर रखे हैं। तो आज के सेशन में सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये है कि प्रॉब्लम शॉर्ट सेलर्स की नहीं है। शॉर्ट सेलर्स वाली प्रॉब्लम सुबह खत्म हो गई। सुबह बेचारे सुबह आकर कटा गए। खराब ग्लोबल मार्केट्स के बावजूद एक बार जो झटका आया, 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, 12,000 के ऊपर निफ्टी जो निकला, उसमें शॉर्ट सेलर्स तो कट गए। उसके बाद बनी एग्रेसिव लॉन्ग्स, ये सोच करके कल ही वाला एक और ट्रेडिंग सेशन और होगा और ये जो लॉन्ग्स है ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हर एक लेवल पर आप देखिए 11,900 के तोड़ते ही 83,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर, 11,850 तोड़ते 1,13,00,000 शेयर, और अभी 11,750 का जो लेटेस्ट आंकड़ा जिस पर आप ट्रेड करें यहाँ 1,85,00,000 शेयर, और 11,800 भी मान लें तो 1,60,00,000 शेयर अभी भी ऐसे हैं जो आखिरी पौन घंटे में मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हर उछाल में आपको बिकवाली आती दिखेगी, और ये बिकवाली आती दिखेगी उन तमाम ट्रेडर्स की तरफ से जो लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे हैं। 11,700 इंपॉर्टेंट और आखिरी सपोर्ट लेवल है। आपको याद होगा परसों भी हम यही बात कर रहे थे, कल भी यही बात कर रहे थे, 11,650 11,750 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। असली ट्रेंड रिवर्सल 11,650 के नीचे होगा। तो मेरा ये समझना, दो चीज करिए। पहली, जैसे जैसे अगर बाजार रिकवरी दे रहा, आपकी प्राइस आती रहे तो आप निकलने की कोशिश करिए। और दूसरा, जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है उनके लिए 11,650 11,700 की रेंज है जहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। जी हाँ, मैं अब कह रहा हूं, और वो हो सकता है आज ना आए, कल आए, कल की कल देखी जाएगी, लेकिन 11,650 के आसपास एक बार एंट्री करने का मौका आपके लिए बनेगा। चाहे आज ग्लोबल मार्केट्स कमजोर और कल मौका मिले तो कल की बात होगी, लेकिन ये रेंज है जिस पर आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। और ऊपर 11,800 अगर आज क्रॉस तक करता है, 11,825 गिन लिए तो आप शॉर्ट काटिए। अगर आपकी शॉर्ट है 11,825 आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर जैसे जैसे भाव आए एग्जिट करिए। फ्रेश खरीदारी 11,650 के आसपास। ये बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 23,250। ठीक है, यहां पर दीप ऐसा है मामला कि 23,500 के नीचे आते ही बैंक निफ्टी में आपके 54 लाख शेयर इस वक्त रिस्क पर आ गए हैं।
और उसके बाद 23,300 तक 70 लाख शेयर ऐसे हैं जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हुए तेजी की पोजीशन बनाई हुई। 70 लाख शेयर, सोचिए इतनी बड़ी पोजीशन है और आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी के लिए 23,500 23,550 पार करना मुश्किल नजर आता है। 23,100 सपोर्ट जोन है, लेकिन वहां पर सिर्फ आपको शॉर्ट काटनी है, लॉन्ग नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग नहीं करना है और 23,500 के आसपास उछाल मिले तो एग्जिट कर लेना है। ये डेटा दिख रहे हैं, डेटा खराब हो चुके हैं और आज रिकवरी की ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। वो इसलिए कि दो रीज़न है, एक ग्लोबल मार्केट्स अच्छे खासे जाते हुए दिख रहे हैं, दूसरा लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा है और लॉन्ग पोजीशन में हर थोड़े थोड़े उछाल में आपको तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आप बहुत रिकवरी की उम्मीद ना करें। जी दीप। बिल्कुल, तो अब रिकवरी की उम्मीद ना करें। अगर आपको आपके लेवल्स मिले तो एग्जिट करें, इससे और गिरावट आएगी तो शायद बाजार को वहां पर सपोर्ट मिलेगा या फिर वहां से बाउंस बैक आ सकता है। बट फिलहाल एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं है इस बाजार में, ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन आते हुए दिख रहा है। और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से गिरावट आई है अक्रॉस सेक्टर्स, अब सेलिंग हो रही है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक गिरावट में एक और एक स्टॉक सेल साइड का रडार पे आया है और वो है इंडिगो। इंडिगो के अंदर रिवर्स गियर पे आ चुका है स्टॉक, अभी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। 1320-21 के आसपास स्पॉट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिगो में यहां से दबाव बढ़ना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए इंडिगो का 1300 का पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि 41 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इंडिगो का 1300 का पुट लेने का सलाह रहेगा। इंडिगो में कल का लो ब्रेक हुआ है, इंडिगो में रिसेंट के सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, लास्ट 5 दिनों के लो पे इंडिगो आ चुका है। इंडिगो के अंदर यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए, जिसके अंदर 1260 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर 1300 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो। जिस तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि इंडिगो के अंदर यहां से फॉल देखने को मिलेगा। इसके लिए 1300 का पुट यहां पे सीएमपी पे ट्रेड करके चलने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 28 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेंगे 58 रुपए से लेकर 65 रुपए के। इंडिगो के 1300 के पुट के टारगेट 58 से 65, स्टॉप लॉस 28 के आसपास। ओके, तो इंडिगो में बेचने की राय है इस वक्त सुमित जी की तरफ से। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल और उसके बाद हम बात करेंगे बसीन साहब से। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है सन टीवी के अंदर, इसमें कुणाल जी का एक फेवरेट पैटर्न है, उसमें से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन होता हुआ सन टीवी में नजर आ रहा है और इस पैटर्न का अगर अनिल जी टारगेट निकाला जाए तो 380 रुपए का टारगेट बनता है। बड़ा ब्रेकडाउन सन टीवी में हो रहा है तो इन स्तरों पर हमारी शॉर्ट करने की राय है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और छोटा सा स्टॉप लॉस 440 रुपए पर 440 पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 415 रुपए का 415 का और दूसरा टारगेट 405 रुपए का है। तो 405 के टारगेट के लिए सन टीवी में हमारी बिकवाली की राय। सन टीवी को बेचें 440 के स्टॉप लॉस के साथ, 415 405 के टारगेट के लिए बिकवाली करें। दिन के निचले स्तरों की तरफ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए 2:50 हुए, बस इन साहब का करते हैं स्वागत, लेते हैं उनकी BTSTT पिक्स। बसीन साहब स्वागत है आपका। पहले तो आपका अपडेट्स और बताएं सर, मार्केट में तेज गिरावट आई है, क्या ग्लोबल मार्केट्स को देख के थोड़े हल्के रहने की, घबराने की जरूरत है या डरे नहीं? सर घबराहट तो ये है कि यूके में आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि लॉकडाउन आ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन इंडिया तो इन चीजों से निकल रहा है और हमारा तो डोमेस्टिक सीजन परसों से नौराते आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि फेस्टिव सीजन इज जस्ट राउंड और वहाँ इतनी पेंट अप बाइंग है कि आई कैन नॉट मैंने इमेजिन वेदर इट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड डिस्क्रिशनरी स्टेपल्स। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम जहाँ बैंक्स विल बी फ्लश विद क्रेडिट और लेने का मौका है। तो यहाँ BTSTT एक ही है सर, बाय ICICI बैंक 394, 386 का स्टॉप लॉस है, 410 जो आज का है वो वापस टच होएगा। ओके, 410 का टारगेट है राइट सर?
ये सर आज का हाई 410 है, उसका टारगेट है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी 394 के आसपास, 386 386 का स्टॉप लॉस, 410 के टारगेट के लिए बस इन साहब की तरफ से राय है खरीदारी की आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त कमजोरी के हिसाब से, खरीदारी के हिसाब से बस इन साहब की राय। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं और श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTST का। जी श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी, वैसे बंधन बैंक देना था 310 में, लेकिन अभी वो 307 हो चुका है। बट मुझे लगता है कि जैसे कि ओवरऑल वीकनेस बना है, एक बार लगता है कि निफ्टी शायद 10,600 या 10,550 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बंधन बैंक को शॉर्ट करे और 307 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 312 रुपए का और यहाँ पे टारगेट्स बनेंगे 300 और 295 के। तो एक फाइनल टारगेट 295 का पकड़ के चलते हैं, 312 के स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक को शॉर्ट करके चलते हैं। ओके, बंधन बैंक में करें बिकवाली इस वक्त 312 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। 308-10 मिल जाए तो और भी बढ़िया, जितना ऊपर में बेच पाए उतना बढ़िया होगा। तो ये है आपके लिए राय बंधन बैंक में बिकवाली करने के लिए हाथ से। ओके, इस बीच दिन के लो पॉइंट पर फिर से बाजार हैं। 11,700 का लो बनाया है निफ्टी ने और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 11,725 के आसपास ट्रेड करें। 23,224 का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, वहीं पर ट्रेड कर रहा। तो बैंक निफ्टी डे लो पर आया है, अभी अभी वापस से नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। स्टॉक ढेर सारे कमजोर हैं। बजाज फाइनेंस ये है वागले साहब आपका फेवरेट स्टॉक, 4-4.5% नीचे 3220, और कितना जा सकता है? अनिल जी और भी जा सकता है मेरे हिसाब से। ये 3150 3120 तक नीचे जाना चाहिए, यहाँ से 100 रुपए नीचे जा सकता है आपको यहाँ पर, या थोड़ा सा बाउंस बैक 3250 ये लेवल सही होगा बेचने के लिए। 3300 का ऊपर का स्टॉप लॉस दिए, 3310 का और 3150 का टारगेट। ओके, 3150 का टारगेट बजाज फाइनेंस। यहाँ पर भी मोमेंटम आपको और बदलता हुआ दिख रहा है इस समय, नजर रखिए इस स्टॉक पर। HPCL फ्रेश बिकवाली यहाँ पर आई है 2.5% की गिरावट, ये स्टॉक भी आपको दिखा रहा है। एस्कॉर्ट्स एक और ट्रेडर फेवरेट जहाँ पर हम बढ़िया मूव्स देख रहे थे, वहां पर अब आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। बंसल जी, एस्कॉर्ट्स 1200 के नीचे फिसला है सर, क्या यहाँ पर अब शॉर्ट ट्रेड बनता है? शुरू होते ही मैंने अर्जी बेची थी शॉर्ट के लिए यहाँ पर, लेकिन तब मेरे को कुणाल जी ने अपडेट दिया कि स्टॉक बैंक के अंदर है। टेक्निकली एक पैटर्न यहाँ पर डिस्टॉर्ट हुआ है, बट जो नीचे के टारगेट्स थे वो उसके बाद हिट हुए हैं। 1165 1165 के लोज लगाए हैं स्टॉक ने, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है, बट इन स्तरों पे बिकवाली की राय नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट नो डाउट एक बार पैटर्न डिस्टॉर्ट हुए हैं स्कॉट्स के अंदर। बिल्कुल बैन में बना हुआ है, 11 स्टॉक्स बैन में है, तो ये स्टॉक मेरे दिमाग से भी निकल गया। ये बैन में बना हुआ है, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गिरावट के संकेत आ रहे हैं। श्रीकांत जी, भारतीय एयरटेल ने 400 का स्तर तोड़ा है। वैसे तो काफी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑलरेडी डाउन साइड पर तोड़ चुका है, बट 400 का स्तर जो तोड़ा है ये कितना इंपॉर्टेंट है? यहाँ से क्या और बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है? दीपक जी, देखिए पिछले 3 दिनों से जब भी इसमें सेलिंग आ रही है वो उसमें कोई बड़े वॉल्यूम्स हमें नहीं दिख रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकिन चूंकि तोड़ते जा रहा है, तो जब तक अभी इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न ना बने तब तक मुझे लगता नहीं कि लेना चाहिए, क्योंकि 420 415 के करीब इसमें काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन था। वहां से इसने एक बार एक अच्छा एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी बनाया था, लेकिन इमीडिएटली वापस से एक ब्रेकडाउन आ गया है। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई रिवर्सल कैंडल इसमें ना बने तब तक इसमें कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। आपके लिए भारतीय एयरटेल पर आइए आशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइफ लाइन यूज करते हुए। फोन फ्रेंड आशु जी शो में तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं उनका, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर स्वागत है, बताएं सर क्या फ्रेश कॉल्स लेना चाहते हैं? अनिल जी, काफी अच्छी करेक्शन हुई है, और पर्टिकुलरली जो आईटी का फ्रॉड था जो रिजल्ट के बाद, जैसे विप्रो के बाद नीचे आया, इन्फी के बाद नीचे आया,
तो काफी वो डिसइल्यूजन हो गए हैं लोग, और जैसे प्रॉफिट बुक कर ली होगी अच्छा है। बट अनिल जी अब मुझे लगता है कि कल HCL टेक का रिजल्ट आना है और रिवर्स होना है। अनिल जी पिछले 10 मिनट में थोड़ा सा रिवर्सल आया है। 800 रुपए के, वैसे अगर फ्यूचर नहीं लेना तो 800 रुपए की कॉल अनिल जी वो सिर्फ फ्यूचर से 10 रुपए महंगी है। 800 की एक कॉल HCL टेक में इन द मनी ले लेनी चाहिए, और सर 900 की एक बेच देनी चाहिए टू रिड्यूस थोड़ी सी कॉस्ट। इट इज एज गुड एज फ्यूचर। और मुझे लगता है अनिल जी कल ये शायद HCL टेक में, क्योंकि करेक्ट काफी हो चुका है, जो विप्रो के साथ हुआ और जो इन्फी के साथ हुआ वो HCL टेक में रिवर्स हो सकता है, और रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो जो डिसइल्यूजनमेंट हो गई है उसके चलते मुझे लगता है कि रिवर्स ट्रेड। अनिल जी आपको पता है कि मुझे थोड़ा कॉन्ट्राई करना होता है जब मतलब 12 में बेचना है और 11,700, तो ये जो पैनिक हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें बिकॉज ऑफ द रिजल्ट HCL टेक में बाइंग करनी चाहिए अनिल जी, चाहे वो इन द मनी कॉल लेके कर ले या फ्यूचर में, लेकिन ऊपर नीचे खुलने का चांसेस है। मार्केट की वॉलिटिलिटी अगर ऑप्शन के थ्रू सौदा रहता है तो अनिल जी संभला रहता है, चाहे पैसे उतने ही आने जाने होंगे लेकिन पैनिक नहीं होता ऑप्शन के थ्रू। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए 857 पर इस वक्त HCL टेक ट्रेड कर रहा है। 800 रुपये का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए और 900 रुपये का कॉल ऑप्शन आप बेच दीजिए। ये है राय आपके लिए। तेजी करने की HCL टेक में नतीजे आने वाले हैं कल, और नतीजों के लिहाज से आपको उस हिसाब से पोजीशन बनानी है। कल नतीजे भी हैं HCL टेक के, ये ध्यान में रखिएगा। आशीष एक ही पोजीशन या कोई और बाजार की गिरावट पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, गिरावट तो नॉर्मल चीजें हैं, वही अनिल जी वीक स्टॉक्स वगैरह है। मतलब अनिल जी आप देखिए ना, फार्मा में भी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, सिप्ला में भी, मतलब सारे फार्मा में भी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। अनिल जी एक ऐसा जोन आ जाता है ना कि आप ऐसे फटीक में आ जाते हैं कि वो फोमो से बच के रहना है, कि अवॉइड करते हैं कि अभी नहीं लेना, अपने भाव से लेना है। तो बस वही चीज है अनिल जी, बट कोई ना कोई रीजन तो बनता ही है करेक्शन का। कोई ना कोई रीजन तो बनता ही है करेक्शन का, और शायद जो आशु जी कह रहे हैं कि आईटी में एक फ्रॉथ बना हुआ था, काफी ज्यादा गिरावट हो रही थी, वो अब थोड़ा क्लियर होते हुए दिख रहा है। पर कई स्टॉक्स हैं जो बाजार के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक पर नजर रखिए, निचले स्तरों से यहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी हुई थी, अब वापस प्रेशर बन रहा है। सुमित जी, HDFC बैंक कल का आपका पिक ऑफ द डे था, आपने बिकवाली की राय दी थी, 2.5% नीचे है डेज लो पर। क्या अब HDFC बैंक और फिसलेगा? देखिए दीपांशु, आज ये जो करेक्शन आ रही है, अगर ये आज लो के आसपास ही बंद देता है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और फॉल बन सकता है। HDFC बैंक के अंदर 1170 1175 पे इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो गिरावट एब्सोल्युटली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और फिर नीचे में 1150 1130 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो 1170 1175 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, ये टूटने के बाद गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है आपको, जहां तक HDFC बैंक का सवाल है। निचले स्तरों से थोड़े स्टॉक्स में रिकवरी आई है। HCL टेक, जिसमें अभी आशु जी भी बात कर रहे थे, IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ी रिकवरी देखी है, कुछ फार्मा नेम्स में रिकवरी आ रही है, डिवीज लैब पर थोड़ी रिकवरी आई है, डॉक्टर रेड्डीज पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव नहीं हुए हैं, बट निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर कर रहे हैं इस समय। ये है इस समय व्यू, बट मार्केट्स अब स्टेबल हो रहे हैं, यहाँ से ज्यादा गिर नहीं रहे हैं, बट रिकवरी उतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक और स्टॉक जिसमें आप एक फ्रेश गिरावट के संकेत देख रहे हैं, डेज लो पर ये स्टॉक भी इस समय आया है। वागले साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 4.5% नीचे और गिरावट आ सकती है? दीपांशु, पैटर्न बहुत खराब है। हालांकि ये लेवल एक सपोर्ट का है 630 632 का, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि बेचना चाहिए। बेचना भी होगा तो थोड़ा बाउंस बैक पे 645 650 ये रेंज में, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। ये बाउंस बैक के लिए बाय करके ना खेले। ओके, ये है आपके लिए इस समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर राय। मूवमेंट हो रहा है काफ़ी तेज़ इस समय, जहाँ तक इन स्टॉक्स का सवाल है, और फाइनेंशियल्स ही सबसे ज़्यादा वीक लग रहे हैं। लंदन के मेयर का बयान आ रहा है। अनिल जी, लंदन के मेयर की तरफ से भी बयान आते हुए दिख रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन की जरूरत है। वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सर्किट ब्रेकर।
जो हम मार्केट्स में काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उनका ये आइडिया है कि कोरोना के फैल को रोकने के लिए, और शायद इससे इंडिकेशन भी यही लेनी चाहिए सर कि कोरोना के फैलने को रोकने के लिए एक और ठोस कदम की ज़रूरत है। अगर वो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वर्ड का, तो मतलब यही है कि शायद लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ाने के आगे संभावना हो सकती है। फिलहाल तो जो खबर आ रही है कि शनिवार से एक लेवल और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, बट नेशनल लेवल पर एक्शन की जरूरत है और सर्किट ब्रेकर की जरूरत है, यानी कि जिस तरह से फैल रहा है उसको रोकने की जरूरत है। तो चिंताएं और बढ़ती हुई दिख रही है अनिल जी, जिस तरह से अब कमेंट्री आ रही है लंदन के मेयर की तरफ से। जी दीप, और इस बीच आप देखिए दो स्टेटमेंट आए हैं और ये बीबीसी न्यूज़ यूके के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ यूके ने ये खबर दी और लंदन के मेयर के हवाले से दिए। अभी 7 मिनट पहले ये स्टेटमेंट आया है और उनका ये कहना है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उनका ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल हुई है जिस तरह से कोरोना के टेस्ट और ट्रेसिंग करनी चाहिए, और उसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत प्रभाव से सब कुछ चीज़ें रोकने की ज़रूरत है। मतलब वो फिर से बड़े लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं वो कि हमारे आगे आने वाले सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किल भरा मामला होगा, ये साफ कह रहे हैं। और वो लंदन वासियों से ये अपील करें कि आप बिल्कुल भी दुस्साहस न करें, नियमों का उल्लंघन करने का मुश्किल वाला मामला आता हुआ दिख रहा है। तो लंदन के मेयर की तरफ से जो चीज़ें आ रही है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, डराने वाली है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूके सरकार पूरी तरह से फेल हुई है इस तरह के मामलों में। तो जो यूरोप से इस बार जो वापस से प्रेशर आया है, जिस तरह से यूरोप के बाजार एकदम खराब होते दिख रहे हैं, आप देखिए 2-2.5% से 3% नीचे, कहीं न कहीं डर अब ये बन रहा है फ्रांस, जर्मनी और यूके, ब्रिटेन, ये तीनों ही देश कोरोना के मामले में फिर से बड़े एक्शन में आने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं और ये चिंता की बात है। आप देखिए इस वक्त दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने 23,200 का स्तर अभी तोड़ा है और निफ्टी फिर से 11,700 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा सावधानी वाली चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट से आ रही है। और ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं ये बीबीसी न्यूज़ यूके से आती हुई दिख रही है। तो बीबीसी की तरफ से ये खबरें आती हुई दिख रही है। तो लगातार बीबीसी ये कह रहा है कि आज और कल से हो सकता है यूके में, लंदन में यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखे। दीप, ऐसे में मैं चाहता हूँ कि जो खबरें आ रही हैं उसके दम पर मैं आपसे चाहता हूँ एक बिगुल कल के 2000 का बजाया जाए और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी 100% अनिल जी, बिगुल बजाया जाए कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, जो स्टॉक मेरे शॉर्ट करने की राय है वो है 377 के आसपास टाटा स्टील। जो अंदाज़ा ये लग रहा था कि अक्टूबर एंड तक इनकी यूके में मुश्किलें काफ़ी कम हो जाएगी और जो इनके प्लांट्स वगैरह को बेचने की जो डेडलाइन थी वो अक्टूबर के अंत में थी। उस उम्मीद में टाटा स्टील का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी कि यहाँ पर डील सील्स हो जाएंगी, लेकिन लग नहीं रहा। अब जिस तरह से फिर से संकेत आते दिख रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं, जिस तरह का मामला होता दिख रहा है, मुझे लगता है मजबूत शेयर को बेचना चाहिए और वो मजबूत शेयर टाटा स्टील है। क्योंकि अब शायद आपके लिए दूसरे शेयरों में ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकते, गिरेंगे दूसरे भी, लेकिन जहां जूस है, जहां आपको कंफर्ट है, वहां बेचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आप बेच रहे हैं तो 370 का टारगेट रखें और कल के लिए अगर आप बेच रहे हैं तो नीचे की तरफ 365 355 तक के टारगेट के लिए आपको टाटा स्टील में बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है आज और कल के लिए टाटा स्टील आपको एक बढ़िया मौका दे सकता है। अगर फर्ज करें कल सुबह आपको ग्लोबल मार्केट ऐसे दिखें जैसे अभी दिख रहे हैं कि 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स डाउ नीचे बंद हो और फिर से अगर डाउ फ्यूचर्स आपको हल्के लाल निशान में या सुस्ती में दिखे, तो जाहिर सी बात है कि मेटल्स वो स्पेस है जो ग्लोबल मार्केट्स के मूड के साथ बढ़ती गिरती है और ऐसे में मेटल शेयर भले ही आज मजबूत दिख रहे हो, लेकिन कल सेक्टोरल चर्निंग में शायद आपको IT बेचने में मजा ना आए कि इतने नीचे में अब आप IT क्या बेचेंगे, लेकिन ग्लोबल कमजोरी के साथ मेटल्स आप बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है अब मेटल्स वो स्पेस है जहां आपको सावधानी रखनी चाहिए, अपनी पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। तो 385 का स्टॉप लॉस रखें, 385 का टारगेट नीचे की तरफ 370 इंट्राडे का है, 365 और 355 तक के टारगेट के लिए आपको टाटा स्टील में बिकवाली करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी दी बिल्कुल अनिल जी, और एग्जैक्टली जिस तरह से लंदन यूरोप की परेशानियां बढ़ रही हैं, टाटा स्टील पर भी परेशानी बढ़ेगी, बिकवाली करके चलिए। आइए बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT।
श्रीकांत जी आपके पास आता हूं, उससे पहले एक अलर्ट सर, 11,700 के नीचे अब निफ्टी फिसल चुका है। 7 अक्टूबर के बाद हम निफ्टी को इस लेवल के नीचे देख रहे हैं। ऑफ कोर्स 7 अक्टूबर के समय तो मार्केट्स ऊपर ही चल रही थी, बट 7 अक्टूबर के बाद आप निफ्टी को 11,700 के नीचे देख रहे हैं फिलहाल। बताइए श्रीकांत जी। देखिए वैसे माहौल काफी खराब हो चुका है क्योंकि मार्केट ने जो एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन किया था उसका करेक्शन हो रहा है और इतने बड़े रिट्रेसमेंट का एक करेक्टिव पैटर्न भी आना था, आई थिंक वो एक ही दिन में आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करंट लेवल से, जैसे अभी अनिल जी ने बताया, मुझे लगता है कि वैसे ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है उनको ढूंढ के भी शॉर्ट करेंगे तो आई थिंक उसमें बड़े गेन्स बन सकते हैं और इसमें हमें शॉर्ट करना चाहिए मुथूट फाइनेंस को। एक 1150 1155 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर शॉर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो 1125 से लेकर 1100 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 1175 का और 1100 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। 1100 के टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट करिए और लॉजिक यही है कि अब मजबूत स्टॉक्स भी आपको गिरते हुए दिख सकते हैं। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है। 89 रुपीज का भाव है। स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर ब्रेकडाउन है। रिसेंट के लोस टूटे। ये स्टॉक यहां से दबाव दिखा सकता है। तो BL के अंदर चाहे तो यहाँ पे पुट लेके भी काम किया जा सकता है, जिसके अंदर 88 वाला पुट अभी 3 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। BL का 88 का पुट अभी 3 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर खरीदारी करें। BL के अंदर ब्रेकडाउन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि BL यहां से 85 रुपए से लेके 82 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 200 DMA लेवल्स इसका 84-85 के आसपास है, वहां तक ये लेवल्स टेस्ट करना चाहिए। तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। इसके लिए BL का 88 का पुट यहाँ पे CMB पे लेने की सलाह रहेगी। 2 रुपए 25 पैसे नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक के टारगेट 88 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर BEL का 88 का पुट खरीदे। ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। जिस तरह से गिरावट आ रही है अब तो अक्रॉस सेक्टर्स है, तो कोई भी स्टॉक अगर आप पिक करें तो वहां पर गिरावट आएगी। 300 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में दिख रही है। बैंक्स 800 पॉइंट से नीचे हैं, तो कल जो निकले इस तरह से लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी आई थी, आज जो आपने गिव अप कर दी है और उससे ज्यादा भी अब आप गिर रहे हैं। 23,100 के नीचे फिसला है। देखना पड़ेगा कि 23,000 का स्तर आपको बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिखेगा या नहीं इस समय। अनिल जी ने कहा था कि 23,000 23,102 इंपॉर्टेंट स्तर हैं जो बैंक निफ्टी के लिए हैं। 23,100 के तो नीचे आ गया है। अब देखते हैं कि 23,000 तक बैंक निफ्टी होल्ड कर पाएगा या नहीं। बट भारी बिकवाली आ रही है अक्रॉस सेक्टर्स। कोई भी स्टॉक आप पिकअप करिए, वहां पर आपको गिरावट आएगी। BEL तो नीचे है। BHEL में अब आप 7.5% की गिरावट देख रहे हैं। जी अनिल जी, 23,050 पर आ गया निफ्टी बैंक। जो आखिरी आपने सपोर्ट लेवल्स बोले थे उनके पास ही है। हालत खराब है दीप। जो लेवल आप बोलो वो लेवल तक पहुंच रहा है बाजार। 11,650 लग रहा था कि बहुत मजबूत सपोर्टर एग्जैक्टली वहीं पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि अब ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए या तो आप अपनी पोजीशंस को हेज कर लें। कहना मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मेक और ब्रेक वाला मामला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। 23,050 आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। 11,650 का निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अब कल या तो आप यहीं से बाउंस करने के लिए भी सही जगह है, और अगर गए यहाँ से तो आराम से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी निकाल सकते हैं, 150 पॉइंट निफ्टी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 11,500 तक आप वापस निफ्टी पर आ जाएं, बड़ी बात नहीं है अगर 11,650 तोड़ा तो। और 23,050 को रोक लिया, 22,950 23,050 तो ठीक है, नहीं तो 23,500 22,500 550 फिर से आ सकते हैं। तो ये कहना मुश्किल है एग्जैक्टली कि क्या कुछ कैसे क्या कुछ होगा, देखते हैं। चलिए एनीवे, तब तक जय ठक्कर हमारे साथ हैं इस वक्त कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। जी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट में बहुत ही एक भारी गिरावट के साथ मैं कहूंगा एक डबल टॉप पैटर्न का ब्रेक डाउन हमें देखने मिला है। अग्रेसिव ट्रेडर्स को ये ट्रेड लेना चाहिए बिकवाली का यहाँ पे डेफिनेटली, बिकॉज अगर थोड़ा भी बहुत उछाल आता है तो अगर वो रीटेस्ट ऑफ द पैटर्न होता है 750 800 के आसपास, तो
वो हिसाब से मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन का लेवल है नीचे में वो बन रहा है लगभग 11,600 तक। इसीलिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है मेरी। 11,650 का पुट ऑप्शन जो करीब अभी 115 के आसपास एनर्जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करे 75 पर, 115 पर खरीदे, 75 पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 155 का रहेगा, दूसरा टारगेट बनेगा वो 170 का रहेगा। ये दो टारगेट्स के लिए 11,650 का पुट ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। अगर निफ्टी में बाउंस नहीं आया तो यहीं से हमें वो डबल टॉप पैटर्न के टारगेट जो 11,600 तक के वो नजर आ जाएंगे। सो हाँ जी, ये मंदी की ट्रेड सलाह है यहाँ से, बिकॉज क्लियरली लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी तरह से एक रिवर्सल आ चुका है। ओके, तो निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है, कौन सा वाला? 11,600 का है जय, कौन सा पुट ऑप्शन बता रहे हैं आप? और अगले हफ्ते का है ना ये? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 11,650 का पुट ऑप्शन 115 पे खरीदना है अनिल जी। 155 और 170 के टारगेट्स के लिए 75 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 11,650 का पुट ऑप्शन खरीदें 115 रुपए में, 175 का स्टॉप लॉस और 155 170 के टारगेट। ओके, ये तो हुई। अच्छा जय, इसके अलावा कोई और कॉल बैंक निफ्टी पर या किसी स्टॉक पर? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक पे एक रिकमेंडेशन है मेरा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो उस पर भी दे दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, जय का जैकपॉट आपके लिए आ रही है एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल। जी बताएं जय। जी अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स भी काफी हम देख रहे हैं कि 1-2 दिनों से काफी वीक हो चुके हैं, और ये तो वीक सेक्टर हो ही चुका है। डिस्पाइट मार्केट में एक बाउंस देखने मिला था, फार्मा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो लुपिन का 1,000 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद के चलना है, जो करीब अभी आपको 33.5 के रेंज में मिलेगा। तो 33 रुपए के आसपास लुपिन का 1,000 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चले। इसका पहला टारगेट अनिल जी बनकर आता है 42 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 48 का। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हम लगा सकते हैं 24 रुपए का। क्लियरली लुपिन में एक साइडवेज चैनल का ब्रेकडाउन हमें देखने मिल रहा है विद क्लियर सेल क्रॉसओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये इंडिकेट कर रहा है कि लुपिन में यहाँ से लगभग 960 तक का एक फॉल हमें देखने मिलेगा। 960 तक जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 40 रुपए की हो जाएगी जी। अभी तो काफी दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी में। सो आई थिंक फार्मा स्टॉक में से लुपिन में एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। बिल्कुल, लुपिन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। पुट खरीदने की आपके लिए यहाँ पर सलाह है। 15 मिनट ही बाकी है मार्केट एक्शन के लिए। 11 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या बदलाव हो सकते हैं कल के ट्रेड से पहले बैन से बेनिफिट में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून आशीष, सबसे पहले तो बताइए 11 स्टॉक्स बैन में है, इनमें से कोई स्टॉक बाहर आ सकता है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, कोई भी स्टॉक की फिलहाल संभावना नहीं है। अगर थोड़ी सी माइन्यूटली अगर आप संभावना देखें तो सिर्फ एक अदानी एंटरप्राइज ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है सबसे कम है, 85% के आसपास है, लेकिन 5% घटना है तभी स्टॉक बैन से बाहर आएगा। बाकी के जो 10 के 10 स्टॉक्स हैं वो तो निश्चित है कि बैन में बने रहेंगे। अदानी एंटरप्राइज की थोड़ी सी संभावना है कि इस बैन से बाहर आ जाए, लेकिन संभावना कम है। तो चलिए, पॉसिबिलिटी तो यही है 11 के 11 स्टॉक्स बने रहेंगे। फ्रेश एडिशंस किन के हो सकते हैं आशीष? एडिशंस में भी आप देखिए कि थोड़ा सा जो है मार्क से दूर है। टाटा मोटर्स मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बढ़कर 93% के आसपास आ गई है, 95% के ऊपर जाएगी तब ये स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा नाल्को यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो करीब 92% है, तो ये दूर है। लेकिन टाटा मोटर्स थोड़ी सी संभावना है कि स्टॉक बैन में आ जाए, लेकिन 95% से फिलहाल दूर है। ओके, तो 11 के 11 स्टॉक्स बने रहेंगे। शायद टाटा मोटर्स की एंट्री हो या फिर नहीं हो, नजर रखते हैं जहां तक स्टॉक का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, ये खबर हमें देने के लिए। ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। एक बार टाटा मोटर्स पर एक कॉल भी ले लेते हैं। हालांकि खबर तो इसमें आई थी कि झुंझुनवाला साहब ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पर बंसल जी वीक ही लग रहा है टाटा मोटर्स। उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी हम बाकी स्टॉक्स में देख रहे हैं। कल शायद बैन में भी आ सकता है। क्या सलाह है टाटा मोटर्स पर? देखिए दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा, चार्ट्स पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बट एक ही चीज पॉजिटिव है कि नीचे में
120 121 का जो जोन है वो अहम सपोर्ट है, काफी मेजर सपोर्ट है, और लगता नहीं है दीपांशु मुझे कि गिरावट में जल्दबाजी में 120-21 रुपए के लेवल टूटेंगे, काफी जोर चाहिए। तो जो जिन लोगों ने ले रखा है वो 120 के नीचे की क्लोजिंग पर ही एग्जिट करें। 120 इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है। ओके, तो 120 के लेवल्स पर नज़र रखें जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है आपके लिए फिलहाल। देखते हैं कि मूवमेंट आता है और कल क्या ये बैन पर भी आता है या नहीं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर फ्रेश बिकवाली आ रही है, 3.5% नीचे है डेज लो पर। माइंट्री अब फ्रेश डेज लो पर है, 7.5% की गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर अब और गिरावट का प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। और वागले साहब, थोड़ा कोटक महिंद्रा बैंक पर बाजार का भरोसा फिर से आ रहा था, पर अब फिसल कर 1300 के लेवल्स पर आ गया है। 1300 होल्ड करेगा सर या फिर और गिर सकता है, कोई ट्रेड बनेगा? दीपांशु, 1300 के अगर बेचना है तो 1295 के नीचे ही बेचिए अगर आपको कैरी करना है तो, क्योंकि 1300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो बेचना है तो ऊपर में 1320 1325 में बेचिए, या तो फिर 1295 ब्रेक होने के बाद बेचिए। अभी ये लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर आए। आइए, जो कुछ भी यूरोप में हो रहा है, यूरोप में जिस तरह से अब एकदम से कोरोना की चिंताएं फिर से बढ़ी है एक के बाद एक अलग अलग देशों में, इसका क्या असर किन कंपनियों पर पड़ सकता है, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल अनिल जी, तो जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, कोविड की चिंता जो है फिर से यूरोप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस हिसाब से आप देखिए आईटी, ऑटो सेक्टर, कुछ हद तक फार्मा स्पेस भी जो है वहां पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। पर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर को आप देखें तो यहां पर जिस आपका एक्सपोजर है यूरोप और यूके में, तो टीसीएस ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन यूरोप / यूके से आता है। साथ ही टेक महिंद्रा, HCL टेक और विप्रो जैसी कंपनियों में 25% से ज्यादा का रेवेन्यू इस रीजन से आता हुआ दिखता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर की तरफ नजर डालें अनिल जी, तो वहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, 50% रेवेन्यू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का यूरोप से आता है। और वहीं मदरसन सुमी, अपोलो टायर्स को देखें तो 30% से लेकर 40% तक के रेवेन्यू यहां पर है। तो काफी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यूरोपियन रीजन से इन सब कंपनियों को आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप बाकी कंपनियों को भी देखें तो जिसमें मैस्टेक है, टाटा स्टील है, टाटा इलेक्साई है, 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू इनका यूरोप से आता हुआ दिखता है। और मैस्टेक खासकर अगर आप देखें तो 75% से ज्यादा रेवेन्यू, तो यानी कि एक कंपनी के हिसाब से अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी है जिसका यूरोप में एक्सपोजर है तो वो है मैस्टेक। और अंत में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, यहां पर भी 42% के रेवेन्यू जो है इस रीजन से डिराइव होते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ एक कंपनियां हैं जहां पर आपको इस खबर के दम पर फोकस रखना होगा, क्योंकि यहां पर आपको गिरावट आते हुए दिख सकती है। और हम देख भी रहे हैं कि इन सारी कंपनीज पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। जहां तक सवाल है यूरोप के एक्सपोजर की कंपनीज का, कुछ फार्मा कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि फार्मा पर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा, इवन दो लॉकडाउन की सख्ती अगर बढ़ भी जाती है तो। पर बिगुल बजाते हैं, 3:20 बज गए हैं। अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है, जान लेते हैं। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो बहुत ही कमजोर हैं सर। डाउ फ्यूचर्स अब 300 अंक नीचे हैं, तो वहां पर बिकवाली और बढ़ गई है। नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें सर तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहां पर है। यूरोप की जो हम बात कर रहे थे, फ्रेश बिकवाली नहीं आई है सर, पर अभी भी 2.5 से 3% की गिरावट यूरोप में भी आपको दिख रही है। तो बेहद ही कमजोर ग्लोबल क्यूज हैं। बताइए सर क्या करना चाहिए। दीप, एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है आज यहाँ पर वो ये कि कई बार आपको ऐसा होगा, और महीने में 3-4 बार कम से कम ऐसा हमेशा होता है, हर महीने होता है, ये पहला और आखिरी बार नहीं, कि जब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी खबर आती है जो बाजारों में एक्शन कुछ अलग ही दिखाती है, जैसी सोच है उसके विपरीत।
कल आपको एक बेहतरीन रिकवरी दिखी, आज सुबह भी ग्लोबल मार्केट्स को नज़रअंदाज करके बाजार मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन कोरोना की ये लहर फिर से इतनी मजबूती से आएगी। आप खुद सोचिए कि कोरोना का जिक्र करना हम भूल चुके थे। 10-12 दिनों से तो हिंदुस्तान में कोरोना की सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कोरोना के मामले में हम दुनिया से अलग हो सकते हैं, लेकिन मार्केट्स के मामले में नहीं। तो ऐसे में यूरोप अगर अचानक से कोरोना की वजह से गिरता है, आज तो कहीं कोई संकेत नहीं थे, और 10 दिनों की तेजी के बाद अगर सबके बाय कॉल्स हैं तो वो होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ट्रेंड के साथ रहना होता है। तो अचानक से अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो कभी कभी आपके डेटा, कभी कभी आपकी ट्रेंड उसके विपरीत होगा। अब कहने में कह सकते हैं कि 1200 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद करेक्शन तो आना ही था, लेकिन जो करेक्शन का क्वांटम है जो एक साथ जिस तरीके से आया है ये परेशान करने वाला है, क्योंकि आप देखिए लगभग 900 पॉइंट की कमजोरी आप देखिए बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है, 850 पॉइंट की, 300 पॉइंट निफ्टी। तो ये एक साथ इतना बड़ा करेक्शन एक दिन में आएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, वो हमेशा रहेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, और आप देखिए कल जितना बाजार बढ़ा है पूरा स्क्रीन पर बढ़ा है, और आज जितना घटा है पूरा स्क्रीन पर घटा है। तो अगर स्क्रीन पर बाजार बढ़े या घटे, उसमें अगर हम डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ना करें तो ये गलती हमारी है। मार्केट ने आपको पूरा मौका दिया, हाँ गैप से ऊपर नीचे खुले तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप बाजार को दोष दे सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, इन लेवल्स के आसपास बेहतर ये कि आप अपनी पोजीशन जितनी हल्की कर सके डिसिप्लिन के तौर पर। अहम सपोर्ट लेवल पर बंद हो रहा है, कल या तो गैप से खुलेगा तो बहुत नीचे जाएगा, या अगर रिकवरी होगी तो भी आ सकती है। अब रिकवरी हो गई तो कोई बात नहीं, डिसिप्लिन के तौर पर आपको जो स्टॉप लॉस, आप ये सोचिए कि रिकवरी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिकवरी नहीं हुई, समझिए डाउ आपको 300 पॉइंट दिख रहा है, इसलिए 300 पॉइंट की जगह 600, 700, 800 पॉइंट डाउ गिर जाता है, तब आप क्या करेंगे? मेरा ये मानना है तेजी की पोजीशन डिसिप्लिन के तौर पर आपको कम कर लेनी चाहिए, हल्के हो जाना चाहिए, शांति से बैठें। शॉर्ट करना चाहें तो पुट ऑप्शन के जरिए करें, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, कल सुबह देखें, लेकिन लॉन्ग पोजीशन में आपको डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ये मार्केट ऐसा नहीं है आज की क्लोजिंग को देखते हुए कि आप लॉन्ग को कैरी ओवर करें, और अगर मार्केट अच्छा हो गया और घूम गया तो फिर आप कल वापस खरीद लीजिए। देखिए मार्केट के गिरने की वजह और इमीडिएट घूमने की वजह, दो में एक कोरिलेशन जो होता है वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा कोरोना की नई लहर की वजह से, और कोरोना की नई लहर न एक दिन में आ रही है न एक दिन में चली जाएगी। इसका मतलब क्लियर कट है, और लंबे समय बाद, पहली बार लंबे समय बाद यूरोप ने दुनिया भर के बाजारों को लीड किया है। नहीं तो आमतौर पर आप देखते हैं कि हम पूरी की पूरी जो संकेत और लीडरशिप डाउ फ्यूचर से लेते हैं। आज बड़े दिनों बाद हमने देखा कि नहीं, पहले यूरोप को देखें, यूरोप से BBC की क्या खबरें आ रही है वो देखें। तो वक्त वक्त पर आपके लिए ट्रिगर्स बदलते हैं, ट्रिगर यूरोप बन रहा है, अमेरिका नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहकर तेजी की पोजीशन कम से कम ले जाने की राय है। जहां आपको प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, जहां आपको नुकसान है रीजनेबल बिल्कुल बुक कर लीजिए, और जहां पर आपको अनरीजनेबल ज़रूरत से ज़्यादा हैसियत से ज़्यादा नुकसान है वो तो तुरंत प्रभाव से बुक करिए, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन तौर पर अगर बचे रहेंगे तो वापस कमा पाएंगे, लेकिन अगर बचे नहीं रहेंगे तो कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो डिसिप्लिन के तौर पर कैपिटल प्रोटेक्शन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी दीप। बिल्कुल, ऐसे बाजार में कैपिटल प्रोटेक्शन पर ही आपको फोकस बढ़ाना चाहिए, और इस समय एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हो जाएं, अपनी पोजीशंस लाइट रखें। इंडिया विक्स में आप अब 10% का उछाल देख रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी बाजार की और बढ़ती जा रही है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है, पर वॉलेटिलिटी और बढ़ रही है, और इंडिया विक्स में अब 10% का उछाल है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो हो रही है, और आशु जी भी अभी HCL टेक पर कॉल देकर गए थे, बट निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आप IT स्टॉक्स में देख रहे हैं। सारे के सारे अभी भी नेगेटिव हैं, बट निचले स्तरों से थोड़ा IT रिकवर होते हुए दिख रहा है, साथ ही कुछ फार्मा नेम्स भी रिकवर होते दिख रहे हैं। तो वापस डिफेंसिव्स की तरफ जा रहे हैं। अनिल जी, वापस डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा एक्शन मूव हो रहा है, और विक्स में एक दिन में 10% का उछाल, याद नहीं है सर आखिरी बार जब इतना बड़ा एक दिन का उछाल देखा था यहां पर? देखिए दीप, एक सिंपल चीज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जिससे ट्रेडर्स को सब समझ में आ जाएगी कि ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। विक्स बढ़ा हुआ दिख रहा है, विक्स हमेशा वॉलेटिलिटी बढ़ने और उतार चढ़ाव की तरफ इशारा करता है। तेजी के मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? बाजार कमजोर होंगे, राइट? नहीं तो तेजी का मार्केट वन साइडेड 10 दिन से आप मजबूती देख ही रहे हैं 2015 के बाद की। इसको इस तरीके से देखिए, आपने देखा ना कई बार, जैसे अभी कल परसों की बात है कि एक वो चेतावनी आई कि तूफान आने वाला है ना, भारी बारिश की संभावना है, हो भी रही है। आमतौर पर तूफान आता है तो क्या चेतावनी दी जाती है कि मछुआरे जो हैं, फिशरमैन, उनको ये चेतावनी दी जाती है कि आप घर पर ही रहें, आप समुद्र में न जाएं, किनारे से दूर रहें, यही चेतावनी होती है।
ट्रेडर्स क्या हैं? ट्रेडर्स भी इस मार्केट के महासागर में मछली पकड़ने जा रहे हैं, अपनी अपनी फिश निकाल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर आपको अपनी जान की इतनी चिंता है कि जब तूफान हो तब आप भले ही मछली पकड़नी है, भूखे रह जाएंगे लेकिन उस समय जाएंगे नहीं, तो इसी तरह से जब मार्केट में तूफान है, इतना उतार चढ़ाव है, तो कोई ज़रूरी कि अभी की अभी सारी मछलियां आपको पकड़ लेनी है? तो सिंपल चीज़ है, ये ऐसा माहौल है जहां मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि आपको नहीं जाना है। एग्जैक्टली वही हाल है जब ग्लोबल मार्केट्स आपको अनसर्टेन, अच्छा अपने दम पर हम बढ़ रहे हैं गिर रहे हो तो हमें पता भी है कि क्या वजह है, लेकिन जब आप गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं किसी और की वजह से, यूरोप की वजह से, कुछ नई चीज़ें आ गई, तो फिर शांति से बैठिए। एक न तूफान परमानेंट रहता है न शांत समुद्र आपका परमानेंट रहेगा। तो एक बार जब सिचुएशन नॉर्मल की तरफ हो जाए फिर वापस यही मार्केट है, यही समंदर है, यहीं आपको जाना है, यहीं से मछली पकड़नी है। तो जान बचाना मछुआरों के लिए ज़रूरी है, आपको कैपिटल बचाना मार्केट में ज़रूरी है। इस सिंपल सी एनालॉजी को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड करना है, नहीं करना है, करना तो कितना कम करना है और किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ करना है। जी, तो ये आपके लिए। आइए, क्लोजिंग होती दिख रही है और आप जो कह रहे हैं कि कुछ एक स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, ये वो स्टॉक है जो निचले स्तर से रिकवर हो रहे हैं, जो आज सुबह से शॉर्ट्स और कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। तो हल्की फुल्की कमजोरी की पोजीशन यहाँ बनती हुई दिखिए। देखिए, जिन शेयरों ने कमजोरी की शुरुआत की थी, एमजीएल, आईजीएल, मजबूती वहीं पर आती हुई दिखी, पेट्रोनेट, एलएनजी। तो आज ये मुश्किल से 6 स्टॉक ऐसे हैं वायदा कारोबार के जो हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ये माइंड ट्री, माई गॉड, 8% नीचे नतीजे देने वाला है आज बाजार बंद होने के बाद, लेकिन नतीजे से पहले सबसे बड़ा लूजर, सबसे बड़ा गिरावट वाला स्टॉक यही बनता हुआ दिख रहा है। बंधन बैंक, श्रीकांत जी, आपका 303 तक आ चुका है। क्या यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर ले या कल के लिए शॉर्ट कैरी करके जाए? श्रीकांत जी। देखिए, मुझे लगता है कि वैसे शॉर्ट कैरी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का मोमेंटम वैसे काफी वीक है और यहाँ से लग रहा है कि शायद मार्केट में और 100-150 पॉइंट की मंदी और भी बन सकती है। और चूंकि वर्ल्ड मार्केट्स और नीचे, तो मुझे लगता है कुछ शॉर्ट के ट्रेड्स कैरी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, चलिए, शॉर्ट के ट्रेड्स को कैरी कर सकते हैं और करने भी चाहिए। जिस तरह की क्लोजिंग होती दिख रही है उसमें डेफिनेटली अगर कॉन्फिडेंस कहीं है तो यही है कि शॉर्ट साइड पर ही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया इस वक्त मौके बनते हुए दिख सकते हैं। ये है आपके लिए इस वक्त का कमजोरी वाला माहौल बचा है। 1 मिनट में आपके सामने रख दूं जल्दी से क्या हाल है। निफ्टी में 3 स्टॉक हरे निशान में बंद हो रहे हैं। एशियन पेंट्स ½ % मजबूत, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया एकदम फ्लैट बंद होता हुआ। कमजोर क्या है? बजाज फाइनेंस गिरने में भी बढ़ने में भी सबसे आगे 5% नीचे, टेक महिंद्रा 5% 4.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 4% नीचे ये गिरता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक में कमजोर, ओह रिलायंस, ये तो ध्यान ही नहीं गया, 0.25% नीचे 2200। अच्छा, तो 2290 वाला रिलायंस 2200 हो गया। ये दबाव बनाने का काम कौन कौन कर रहा है? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 4% नीचे। ये 3 हैवी वेट्स ऐसे हैं मार्केट के जो दबाव बना रहे हैं। इनके अलावा बैंक तो सारे ही कमजोर है, इंडसइंड, कोटक, आईसीआई, एसबीआई 3.5% नीचे। तो यहाँ से दबाव बनता हुआ आपको दिख रहा है। आइए, वायदा कारोबार के शेयर में आपको जल्दी से बता दूं कहाँ से दबाव बना है। टॉप लूजर इस वक्त वायदा कारोबार में है माइंड ट्री 7.5%, बंधन बैंक 6%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 6%, चोला फाइनेंस 6%, भारतीय इंफ्राटेल 5%, जेएसपीएल 5%। 5% वालों की तो लंबी लिस्ट है। मदरसन, सुमी, मनापुरम, माय गुडनेस। और टॉप गेनर पेट्रोनेट, एलएनजी 3.5% ऊपर है, एमजीएल 2.5% ऊपर। क्यूमिंस, ओ सेठी साहब जो बोल कर गए, क्यूमिंस वो 2% मजबूती के साथ बंद होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। फाइनली थैंक गॉड बंद हुए। 1070 पॉइंट सेंसेक्स नीचे बंद हुआ है, 843 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है और 300 अंक नीचे बंद हुआ है आपका निफ्टी। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है। हाँ, अच्छा, अब आज ऐसा लग रहा है कि मूड माहौल को देखते हुए कि आज ही फ्राइडे होता और आज ही मस्ती की पाठशाला हो जाती तो बेहतर रहता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल माहौल है। लेकिन जो कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में होता दिख रहा है उसका आपको एक सही और सटीक जायजा मिलेगा अब से लेकर अमेरिका के चुनाव तक। जी हाँ, मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। बाजार के जाने माने दिग्गज और इंटरनेशनल मार्केट्स के एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब आपके साथ होंगे। अमेरिकी चुनावों का अमेरिका पर, दुनिया पर, हम सब पर जो असर पड़ने वाला है और अमेरिका की चुनाव की सारी बारीकियां, पूरा कंप्लीट विश्लेषण अजय बग्गा साहब आपके चहेते चैनल जी बिजनेस पर रखेंगे। तो क्या
और मैं ये बता दूं कि बग्गा साहब अमेरिकी चुनाव पर अब से लेकर अमेरिकी चुनाव तक नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से एक्सक्लूसिव जी बिजनेस पर होंगे और आपके सामने अमेरिका के चुनाव की बारीकियां रखेंगे। आइए देख लेते हैं एक झलक। फिर चलेगा ट्रम्प कार्ड या बाइडेन की होगी जीत? बाजार को ट्रम्प पसंद या बाइडेन? अमेरिकी चुनाव और ग्लोबल मार्केट पर सबसे भरोसेमंद चेहरा अजय बग्गा एक्सक्लूसिव सिर्फ जी बिजनेस पर। बेस्ट चैनल, बेस्ट पैनल। आपके बेहतरीन पसंदीदा बेहतरीन चैनल पर बेस्ट पैनल और बग्गा साहब से बेहतरीन कोई ग्लोबल मार्केट्स का और साथ ही ग्लोबल राजनीति का विशेषज्ञ दोनों का मिश्रण ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में बग्गा साहब ने ये कहा है कि वो अब से लेकर अमेरिकी चुनाव तक पूरी तरह से जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज करेंगे और हर एक चीज़ पर आपको उनकी राय मिलती हुई दिखेगी। और कल सुबह भी आपको बग्गा साहब से मुलाकात करवाएंगे तो आज जो कुछ भी हुआ है दुनिया भर में उसका क्या असर ग्लोबल मार्केट्स पर, हमारे मार्केट्स पर पड़ने वाला है, ये मिस मत कीजिएगा। कल का एक और स्पेशल शो और कल होगी शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला। और मस्ती की पाठशाला में इस बार हम नवरात्रि स्पेशल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी इस वीकेंड से। तो आप बाजार के किस एक्सपर्ट के साथ डांडिया या गरबा खेलना चाहते हैं और क्यों, ये होगा आपका टॉपिक जिस पर हम करेंगे बातचीत हमारे तमाम एक्सपर्ट से। तो इस हफ्ते खास तौर से आज की इस बड़ी गिरावट वाले दिन के बाद आपको ज़रूरत रहेगी वीकेंड पर एक मस्ती के डोज की, जो मिलेगा कल 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला में। आइए अब आज क्या कुछ खास है वो भी आपको बता दिया जाए। तो आज शाम को 6 बजे आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम है। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं, घर किराए पर लेने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर आई है। और खबर ये आई है कि शहरी आवास मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में अब सस्ते किराए का मकान लोगों को मिल चुका है, मिल सकेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तो सरकार की तरफ से पहले से थी, अब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, जी हाँ, किराए पर सस्ते मकान अगर आपको चाहिए। और स्पेशली ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं, बिजनेस कम हुए हैं, सैलरी कम हो गई है। तो ऐसे में सरकार का क्या प्लान है, किस तरह के लोग इस तरह के सस्ते किराए वाले मकानों के लिए एलिजिबल होंगे, क्या बिल्डर्स अब सस्ते घरों के साथ सस्ते रेंट वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी हाथ डालेंगे, क्या चुनौतियां हैं, ये एक खास शो होगा, बेहतरीन शो है, मिस मत कीजिएगा। किराए का मकान सस्ता और आसान आपके लिए, ये होगा हमारा खास शो, ज़रूर देखिएगा। निमिष गुप्ता साहब होंगे एमडी साउथ एशिया रिक्स के, राजन मानलेकर पूर्व प्रेसिडेंट नरेडको के, जो आपको आसान भाषा में समझाएंगे ये पूरा मामला। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा। और मनी गुरु रात को 8:30 बजे ये शो होगा। इस वक्त आप अगर रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और कोरोना काल में आपकी नौकरी चली गई है तो पूरी प्लानिंग बिगड़ गई ना, तो अब क्या करें, बिगड़ी हुई रिटायरमेंट प्लानिंग को कैसे सुधारें, नौकरी छूट जाने की वजह से जो कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कतें आपको हो रही है उससे कैसे छुटकारा पाएं, और नौकरी चले जाने के बाद अगर या फिर कमाई कम हो जाने के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये है हमारा आज का विषय मनी गुरु का। देखना मत भूलिएगा रात 8:26 पर। रिटायरमेंट करीब गई नौकरी, प्लानिंग कैसे हो पूरी। रिटायरमेंट के करीब अगर आपकी नौकरी गई है तो आपकी प्लानिंग कैसे पूरी होनी चाहिए, ये आपके लिए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का विषय खास शो। और कल के लिए बंसल जी तैयार हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, मैं तो ज्यादा तैयार हूं और मैं देखना चाह रहा हूं कि ऐसा कौन सा पैनलिस्ट अनिल जी हमारा, ऐसा कौन सा शूरवीर है जो डांडिया छोड़ के गरबा खेलेगा अनिल जी। तो उसका अनिल जी इंतजार कर रहा हूं कि कल कौन गरबा के लिए पार्टनर चूज करता है। अरे जैन साहब से तो मैं आज पूरे शो में बात ही नहीं कर पाया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि जैन साहब भी शो में है। इतनी तेज गिरावट में जैन साहब, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच में ही उलझ कर रह गया। तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं सवाल ही नहीं ले पाया। लेकिन अब आप पर नज़र पड़ी तो जाते जाते एक व्यू तो आप दे जाइए जो कुछ हुआ है उस पर। बिल्कुल अनिल जी, मुझे वो याद आ रहा है जब 10,800 का लेवल था और उस दिन आपने पोल करवाया था, क्या लगता है। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है, देखिए बहुत बड़ा एक नीजक रिएक्शन दिया है और सर्टेनली देखिए सेकंड वेव का है और यूरोप वगैरह अफेक्टेड हो रहे हैं। और अगर कोई भी सरकार इस तरीके का एक्शन लेती है तो वापस से वो जो
मार्च वाला माहौल है, वो लॉकडाउन का वो डर लगता है लोगों को, तो इसलिए करेक्शंस आना लाजमी है। बट 10 दिन की बाद अगर इतनी सी करेक्शन में अगर हम घबराएं तो शायद वो भी थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्शन हो जाएगा। तो आई फील कि देखिए आज हेवी वेट सारे करेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं 11,600 610 ये एक लेवल है जहां पे मेरे हिसाब से एक बार एक सपोर्ट लेना। कल देखते हैं, आज कटान भी थी, किस तरीके से कल होता। अभी भी डाउ जोन्स ने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना यूरोपियन मार्केट्स ने किए हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मुझे ऐसा लगता है 11,600 11,500 ये एक लेवल होगा जहां पे अच्छा सपोर्ट एक बार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, तो चलिए ये जैन साहब की तरफ से ओपिनियन। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे भी जैन साहब, और कल तो एक्सपायरी के बाद का हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। भरपूर एक्शन रहने वाला है, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक्शन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, सुमित जी, जैन साहब, श्रीकांत जी, साथ ही कुणाल जी और राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।